ओके, तो अब क्योंकि हमारे अकाउंटिंग साइकिल में जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हो गया था, और ट्रायल बैलेंस के बारे में कल हमने आपको कुछ बात बताई थी कि ट्रायल बैलेंस के बराबर आने का मतलब क्या होता है कि जितने से हमने जर्नल में डेबिट लिखा है उतने से क्रेडिट लिखा है, और लेजर बनाते वक्त भी डेबिट और क्रेडिट की पोस्टिंग्स हमने इक्वल अमाउंट की रखी है, जिसकी वजह से हमारा ट्रायल बैलेंस बराबर है। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि पीछे जो हमने किया है वो सब कुछ सही है। अब हमें जो है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है, मतलब अपने यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स बना के देनी है। तो हमें पहले इस ट्रायल बैलेंस को क्या करना पड़ता है, अपडेट एंड करेक्ट। उसको करने के लिए पहले आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के प्रोसेस से मुताल्लिक कुछ बातें मैं बता रहा हूँ, सही है। तो कल हमने कहा था कि हम क्या पढ़ने वाले, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फाइनेंस से निकला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को जनरल पर्पस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। कल इसके बारे में हमने बात की थी, कैसे प्रोवाइड करेंगे। उसको प्रोवाइड करने के लिए डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन हम जो मेथड यूज करेंगे अकाउंटेंट होने के तौर पर, वो हम ये करेंगे कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, वो रिपोर्ट्स जो कि हम बनाते हैं वही यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को क्या बताने के लिए, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी, ये बताने के लिए। और इसमें कितनी रिपोर्ट शामिल होती है, 4। कौन कौन सी, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, ये 4 रिपोर्ट्स हैं। और इनको एक्सप्लेन करने के लिए नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाए जाते हैं। अब ये चारों इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन ऑनर इक्विटी एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, सवालात है ना कुछ हमारे, कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, इसमें होता क्या है, और एडजस्टमेंट हम क्यों बनाते हैं, इन सवालात के जवाब हमें चाहिए। क्या क्या सवालात हैं हमारे, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाएंगे और कैसे बनाएंगे, इसका फॉर्मेट क्या होगा, और एडजस्टिंग एंट्री हम क्यों पास करते हैं। उसका कुछ आइडिया मैंने आपको दे दिया, हम एडजस्टिंग एंट्री क्यों पास करते हैं, डाटा को अपडेट करने के लिए। लेकिन अभी कुछ सवालात के जवाब हमें नहीं मिले। अब वो कौन कौन से सवालात हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, ये चारों रिपोर्ट्स कब बनाएंगे, और क्यों बना रहे हैं, हमें क्यों बना रहे हैं, इसका भी कुछ बात आपको पता है। तो इसमें हमने पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या था हमारा, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ, ये भी हमने कल कर लिया था। इसमें क्या होता है, हम किसी एक ईयर की क्या बताते हैं, ऑपरेटिंग रिजल्ट, कि उस बिजनेस को चलाकर हमने इनकम कमाया, लॉस कमाया या ब्रेक इवन। और इनकम क्या होती है, इंक्रीज इन एसेट, ये लिखा हुआ नहीं है, ये आपको अपने पास खुद लिख लेना चाहिए। नेट लॉस का मतलब होता है डिक्रीज इन एसेट ड्यू टू बिजनेस ऑपरेशंस, और ब्रेक इवन मतलब ना एसेट बढ़ा है ना कम हुआ है, जीरो इंक्रीज और डिक्रीज। ये पहला स्टेटमेंट हम बना के देंगे किसको, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। दूसरा स्टेटमेंट हम बना के देंगे वो है बैलेंस शीट, जिसको हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं। आपको याद है जब अकाउंटिंग इक्वेशन हमने पढ़ी थी तो आपको बताया था कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कितनी चीजें होती हैं, 3। कौन कौन सी, एसेट्स, लायबिलिटी और कैपिटल। यही चीज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में भी होगी। अब अकाउंटिंग इक्वेशन तो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को नहीं देते, लेकिन हम उस जैसी एक रिपोर्ट बना के देते हैं जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या बैलेंस शीट। ये कैसी रिपोर्ट है, ये ऐसी रिपोर्ट है जो फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। इनकम स्टेटमेंट क्या बताता है, ऑपरेटिंग रिजल्ट, प्रॉफिट और लॉस या ब्रेक इवन। ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ये बताता है फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब क्या है, बिजनेस का स्टेटस, सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी स्ट्रांग है या वीक है। ये कैसे बताएगा, ये 3 चीजें डिपिक्ट करेगा। एक चीज बताएगा कौन सी, एसेट्स, दूसरा लायबिलिटी, और तीसरा कैपिटल यानी ऑनर्स इक्विटी। अभी हम बनाएंगे इसको। इनकम स्टेटमेंट भी हमें बनाना है, उसका भी स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। बैलेंस शीट भी हमें बनानी है, उसका भी नजर आएगा। इनकम स्टेटमेंट में आप देख लीजिएगा, रेवेन्यूज एक्सपेंसेस के अलावा कोई चीज नजर नहीं आएगी आपको। 5 टाइप के अकाउंट्स होते हैं ना, कौन कौन से, एसेट, लायबिलिटी, ऑनर इक्विटी, रेवेन्यू एक्सपेंस। रेवेन्यू एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में जाता है, और एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। इनकम स्टेटमेंट बताती है प्रॉफिटेबिलिटी, बैलेंस शीट बताती है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब वही सॉल्वेंसी। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोट किया होगा, थर्ड लाइन में देखिए डेफिनेशन की क्या लिखा हुआ है, एज एट द ईयर एंड। क्या मतलब है इसका, गौर से सुनिएगा। इनकम स्टेटमेंट जब आप बनाते हैं तो आप क्या करेंगे, वो रिपोर्ट पूरे साल की बनाएंगे, 2 दिन की बनाएंगे या 1 महीने की बनाएंगे। बैलेंस शीट का मतलब क्या होता है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल। आप मुझे बताएं क्या एसेट और लायबिलिटी के अमाउंट्स हर दिन सिमिलर रहते हैं या हर दिन चेंज होते रहते हैं,
तो इसका मतलब ये होगा जब आप बैलेंस शीट बताएंगे तो आप तो बैलेंस शीट बताएंगे ना एसेट लायबिलिटी के, कितनी बैलेंस शीट बन सकती है साल में? इनकम स्टेटमेंट तो एक ही बन सकता है, पूरे साल की रेवेन्यू एक्सपेंसेस उसमें आप एक्यूमुलेट कर देंगे। बैलेंस शीट कितनी बन सकती है साल में? हाँ बोले, आप बोले, आप बोल रहे थे कुछ। 365 बैलेंस शीट बन सकती हैं, क्योंकि हर दिन की एसेट की पोजीशन, लायबिलिटी की पोजीशन क्या होती है? चेंज होती है। तो अगर आप चाहें ना तो हर दिन के एंड की बैलेंस शीट बना सकते हैं, लेकिन आप बैलेंस शीट कब की बनाएंगे? आखिरी दिन की। यानी आप जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बैलेंस शीट देंगे वो आपकी कौन से दिन की होगी? आखिरी दिन की। जबकि इनकम स्टेटमेंट कब का देंगे? पूरे साल का। यानी अब इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं तो आपको इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त क्या करना होगा? डाटा जो दिया जाएगा ना उसमें साल की पूरी रेवेन्यूज, पूरे एक्सपेंसेस आपको एक्सट्रैक्ट करके इनकम स्टेटमेंट बनाना है। मैं बनवाऊंगा आपको। लेकिन आप बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपको पूरे साल की सारी चीजें नहीं चाहिए, आपको सिर्फ साल के एंड के एसेट्स और साल के एंड की लायबिलिटी और साल के एंड का कैपिटल चाहिए। तो आप देखें इनकम स्टेटमेंट की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, एंड में देखें डेफिनेशन की फॉर अ ईयर, पूरे साल का बनता है। जबकि इसकी डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? एज एट द ईयर एंड। रिमेंबर इट, इस चीज को याद रखिएगा। दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए, कैसे बनाएंगे अभी आपको नहीं आते, आपको सिर्फ इसके कंटेंट मालूम चल गए कि रेवेन्यू, इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू एक्सपेंसेस, बैलेंस शीट में ऐसी लायबिलिटी कैपिटल, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे किसकी मदद से? ट्रायल बैलेंस की मदद से बनेंगे। लेकिन ट्रायल बैलेंस के साथ अभी कुछ काम करना पड़ेगा। तीसरी रिपोर्ट जो कल हमने डिस्कस कर ली थी वो है स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और अब आने वाली 6-7 क्लासेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी क्या बताता है? कैपिटल साल के शुरू में कितना था, साल के दौरान कैपिटल कब कब इंक्रीज हुआ और किन किन वजूहत की बिना पे डिक्रीज हुआ, और अब कैपिटल कितना है। कितनी चीजें हो गई, बिगिनिंग कैपिटल, एंडिंग कैपिटल और साल के दौरान कैपिटल की तब्दीली की वजूहत, यही लिखा हुआ है देखिए इसके अंदर। और ये भी इधर भी क्या लिखा हुआ है देखें, ड्यूरिंग द ईयर, यानी ये भी कब का होगा? पूरे साल का या एंड का? पूरे साल का। ये स्टेटमेंट पूरे साल का है। अब इसमें ये 4 चीजें बताएंगे आप। एक तो ऑनर इक्विटी का बिगिनिंग बैलेंस बताएंगे, ये बना के दिखाऊंगा मैं आपको। इन्वेस्टमेंट की वजह से कितना बढ़ा, इनकम की वजह से कितना बढ़ा। कल हमने बताया था कि रेवेन्यू की जगह पे हमने नेट इनकम लिखा है यहाँ पे। नेट इनकम मतलब रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर लें, ये कल मैंने डिस्कस कर लिया था। 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए हमारे। इसके अभी आपको सिर्फ कंटेंट और इसका पीरियड और नाम पता चला है, सिर्फ बनाना तो अभी हमें सीखना है। आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट यही बहुत आसान है, इसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में आप कैश के बारे में बताएंगे सिर्फ। कैसा बताएंगे? कैश बिगिनिंग क्या था, साल के दौरान कैपिटल कब कब बढ़ा, कब कब कम हुआ, और अब कैश कितना है। सिंपल लग रहा है आपको देखने में, लेकिन ये बड़ा मजेदार है। और इसमें ये भी देखिए क्या लिखा हुआ है, फॉर द ईयर, ये भी कब का बनेगा? पूरे साल का। ये जो मैंने लिखा है ना, बिजनेस एक्टिविटी आर द फॉलोइंग, ये हम आगे जब ये स्टेटमेंट पढ़ेंगे ना तो आपको इन एक्टिविटीज के बारे में बताया जाएगा। ये आपका एक टॉपिक है पूरा, आपको मैंने एसएलओस दिए थे, आपके सिलेबस दिया है ना, सिलेबस को देंगे, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का एंड में आपको टॉपिक मिलेगा। ये हम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, तो उस वक्त ये तीनों एक्टिविटीज हम एक्सप्लेन करेंगे ये क्या मतलब है इसका। बहरहाल अभी तक हमें क्या मालूम चला कि वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ टू परफॉर्म फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब है यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन देना। कैसे देंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाकर। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने हैं? 4। अब इन चारों को कब बनाएं, कैसे बनाएं, स्ट्रक्चर क्या होगा, ये कैसे हमें मालूम चलेगा? अगर मेरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है और मैं ये रिपोर्ट तैयार कर रहा हूँ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह, ये 4 रिपोर्ट्स मैं बना रहा हूँ और मैं अपने तरीके से बनाऊं और दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने तरीके से बनाए, सारी ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने तरीके से ये स्टेटमेंट्स बनाए, सबके फॉर्मेट डिफरेंट हो, सबके कंटेंट डिफरेंट हो, और भी जब इन्वेस्टर को सब लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे तो इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, उसमें क्वालिटी होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो, अंडरस्टैंडेबल हो। यानी एक इन्वेस्टर जब 10 बिजनेसेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले तो हर इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट एक जैसा हो, हर इनकम स्टेटमेंट डिफरेंट जो बिजनेसेस हैं उनके इनकम स्टेटमेंट को आपस में क्या कर सके, कंपेयर कर सके, तब वो इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकता है। अब सबके फॉर्मेट डिफरेंट है, सबकी इनकम स्टेटमेंट में डिफरेंट चीजें हो तो वो उसको कंपेयर नहीं कर सकता। अब मैं आपसे आप दोनों का जो है वो कुकिंग का मुकाबला करवा दूं और दोनों में से एक जीतेगा, सही है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स मैं ऐसे दूं जो क्वालिटी वाइज डिफरेंट हो, आपको अच्छे इंग्रेडिएंट्स दे दूं, इनको खराब दे दूं। अब जब आप लोग अपने डिशेस पका के लाएंगे तो ये कंपेरेबल नहीं है। कंपेरेबल क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों के कंटेंट क्या थे, डिफरेंट थे, सही। और ऐसा नहीं हो सकता कि आपसे बिरयानी बनवा लूं और आपसे जो है वो कोई और कमोडिटी,
कोई और डिश बनवाऊं और कंपैरिजन करवा लूं, नहीं हो सकता ये। इसी वजह से जो इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह सारी दुनिया में लोग बनाते हैं ना ऑर्गेनाइजेशंस, वो कंपेरेबल होने चाहिए। कंपेरेबल होने के लिए ऐसा होना चाहिए ना कि कोई अब्बू हो ऊपर, वो सबको कंट्रोल कर रहे हो। अब्बू का मतलब है कोई अथॉरिटी हो, कोई बॉडी हो जो कि बता रही हो कि ऐसे काम करना है। तो दुनिया में कौन कौन सी बॉडीज हैं जो कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती हैं और कौन उसको क्या करती हैं, अप्लाई करवाती हैं। देखिए रूल बनाने वाली बॉडीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके एसएलओस के ना बहुत एक्सप्रेसली लिखा हुआ है, पूछा जा सकता है पेपर में। जल्दी आ जाओ। वी आर लर्निंग के फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कैसे बनाएंगे, सही है। तो इसके लिए हमने आपको क्या बताया कि कुछ बॉडीज हैं उनके बारे में आपको बताया जा रहा है। वो बॉडीज क्या करती हैं, अकाउंटिंग के रूल्स बनाती हैं, और वो प्राइवेट बॉडीज हैं। अभी उनके नाम आपको पता चलेंगे, आपसे पूछा जा सकता है एक्सप्लेन देम। अब अगर एज्यूम करें कि वो बॉडीज रूल बना के दे दे दुनिया की ऑर्गेनाइजेशंस को, तो क्या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस उनके रूल को फॉलो करेंगी? वैसे तो उन्हें करना चाहिए, लेकिन अगर कंपल्जन होगी उनकी कि करना ही करना है, नहीं कंपल्जन नहीं होगी, क्योंकि प्राइवेट बॉडीज हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो रूल्स बना रहे हैं और वो दुनिया के लोगों को बता रहे हैं कि हमने रूल्स बनाए हैं, ये आपके लिए फायदेमंद है। इसी वजह से क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं जो है वो रूल्स को अप्लाई करवा सकते, उन लोगों ने क्या किया है, हर कंट्री की जो गवर्नमेंट है ना उसको वो रूल्स बना के दे देते हैं। जैसे हमारे मुल्क के अंदर जो बॉडी है हुकूमत की जो इसको अप्लाई करवाती है वो है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। अब वो लॉ मेकिंग बॉडी है। अगर उसने कह दिया है कि आपको ये फॉर्मेट इनकम स्टेटमेंट का फॉलो करना है तो फिर सबको वो करना पड़ेगा। उन्होंने नहीं किया तो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पब्लिश नहीं कर सकते, पब्लिश नहीं कर सकते ना। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पब्लिश भी होंगे ही नहीं, पहली बात है, और क्योंकि ऑडिटर उसके अगेंस्ट रिपोर्ट दे देगा और कोई उस पर जो है वो रिलाय नहीं करेगा, तो आप पे इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी, क्रेडिट भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं हो सकता, सही है। इसी वजह से हमें उन रूल्स को फॉलो करना पड़ जाता है। अगर SEC भी हट जाए तो फिर कोई भी उनके रूल्स को नहीं मानेगा। अब वो बॉडीज कौन कौन सी है उनके बारे में देखें। बेटा कल हम लोग क्या पढ़ लेते, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या होती है, तो बताया था, तो 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम बताए थे। अब हम ये डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें कैसे बनाने, कब बनाने, इनको बनाते वक्त कौन से रूल्स फॉलो होंगे। तो अकाउंटिंग के कुछ प्रिंसिपल्स मैंने आपसे पीछे डिस्कस किए हैं। जैसे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया था ना एक, और एक हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट भी उन्हीं बॉडीज ने बनाए। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद है कि ऑनर के पर्सनल अफेयर, बिजनेस के अफेयर्स अलग अलग होने चाहिए। और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी एसेट को आपने जिस कॉस्ट पे एक्वायर किया है उसको उसी पर अगर आप लिख रहे हैं तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किए हैं। अभी कुछ 3-4 कॉन्सेप्ट अभी और आएंगे, और ये कॉन्सेप्ट आपको क्यों बताए जाएंगे, ये आपको बताएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज क्यों बनेंगी, इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हमें कैसे बना रहे हैं वो इसका जवाब देंगे। और ये किसने बनाए हैं, इनके नाम अब आ रहे हैं। देखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट एक रिपोर्ट है, उसमें कैश के बारे में ये डिटेल देते हैं कि बिगिनिंग कैश क्या था, साल के दौरान कैश किन किन रीजंस की वजह से बढ़ा या कम हुआ, और अब कैश कितना है। ये टॉपिक आप डिटेल में आगे पढ़ेंगे। अभी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाले हैं ना, वो हम इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी बनाएंगे, कैश फ्लो नहीं बनाएंगे, बाद में बनाएंगे। कैश फ्लो के लिए थोड़ा एक्सपर्टीज चाहिए। अब ये जो रूल्स हैं अकाउंटिंग के जो हमें फॉलो करने हैं किस वक्त, अब अकाउंटिंग के रूल्स को फॉलो करेंगे इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करते वक्त या प्रोवाइड करते वक्त, दोनों वक्त में। रिपोर्ट बनाते वक्त भी रूल्स को फॉलो करेंगे। उन रूल्स के देखिए नाम है, इन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी कहते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशन भी कहते हैं, अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग रूल्स, गैप मतलब जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये आप किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। ये कौन से प्रिंसिपल्स है, देखें ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो FASB, अब FASB कौन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड या अकाउंटिंग का बोर्ड है, और IASB इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड है। ये रूल्स बनाते हैं। ये रूल फॉलो कब करने हैं हमें, इंफॉर्मेशन को मेंटेन करते वक्त भी और प्रोवाइड करते वक्त भी इन रूल्स को फॉलो करना है। अब मैं 2 बॉडीज का नाम लिया ना आपके सामने, कौन कौन सी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, और से समाप्त कीजिएगा। ये अकाउंटिंग के रूल्स बनाने वाली बॉडीज हैं। पहली कौन सी है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ये जो रूल्स बनाती है ना उसका नाम है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको लोग शॉर्ट में कहते हैं गैप। हम लोग जो अभी रूल्स पढ़ेंगे वो सारे कौन से होंगे, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप होंगे, जो किसने बनाए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी FASB ने बनाए। अब FASB के बाद एक और बॉडी है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड।
इसने भी रूल्स बनाए। पहले जो रूल बनाती थी ना अकाउंटिंग के, उसको वो क्या बोलती थी? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, IAS। अब जो रूल्स बना रही है उसको वो क्या कह रही है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, यानी IFRS। अब आप लोग ये जो शुरू में अभी FFA के अंदर अकाउंटिंग के रूल्स पढ़ोगे ना, वो कौन से पढ़ोगे? FASB वाले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड वाले। फिर आप आगे वाला FACR लोगे, अगला कोर्स अकाउंटिंग का, तो उसमें जो रूल्स पढ़ोगे वो किसके पढ़ोगे? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड के। वही रूल्स है, आगे वाले रूल्स होंगे उसमें। और ये कौन है? SECB। ये वो बॉडी है पाकिस्तान में जो इन रूल्स को फॉलो करवाती है। मतलब रूल्स का नाम क्या है? रूल्स कौन कौन से हैं? रूल्स है गैप, रूल्स कौन से? IAS, रूल्स कौन से? IFRS। और ये रूल्स इन दो बॉडीज ने बनाए हैं, लेकिन ये अप्लाई नहीं करवा सकते। ये किसको दे देते हैं? SECB को। SECB अप्लाई करवाते हैं ICAP के थ्रू, और लोग उसको फॉलो करते हैं, मतलब ऑर्गेनाइजेशंस। तो अभी मैं उनमें से ना कुछ रूल्स आपको बता रहा हूं, और रूल्स बताने का मकसद क्या है? ताकि आपको मालूम चले कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे, कब बनाएंगे, क्यों बनाएंगे, वगैरह वगैरह सारे, और सवालात के जवाब ये रूल्स देंगे। तो आपके सिलेबस में ये रूल्स हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं इनको, जिसमें 2 स्टैंडर्ड्स में आपको बता चुका हूं। पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड, कल मैंने आपको पेपर पैटर्न भेजा है। 30 MCQ 60 नंबर के, 2-2 नंबर के आएंगे। फिर सेक्शन में 10 नंबर 2 सवाल आएंगे 5-5 नंबर के। फिर लॉन्ग क्वेश्चन में 3 सवाल आएंगे 10-10 नंबर के। अब ये जो क्वेश्चन चॉइस नहीं होती ICMA में, सही है, सारा जो आता है वो करना होता है। अभी तो 10 नंबर में 10 नंबर के 5-5 नंबर के 2 सवाल है ना MCQs के बाद, उसमें ये बोल सकता है कि भाई ये वाला कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दे। एक तो ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, दूसरा अकाउंटिंग पढ़ने के लिए पता भी होने चाहिए कॉन्सेप्ट्स। इसी वजह से इनको आप गौर से सुनिएगा। अभी हमने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े अकाउंटिंग के? अभी आज अकाउंटिंग के हमने कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़े? कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं। अब हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू स्टडी स्टैंडर्ड्स नाउ। सही, तो पहला स्टैंडर्ड है टाइम पीरियड प्रिंसिपल। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। ये आपको इस चीज का जवाब देगा कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आपको कब करनी। आप बताइए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें कब करनी चाहिए? अगर आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो और आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करना चाह रहे हैं, मतलब आप इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देना चाह रहे हैं, तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी, कब देंगे आप? साल के बाद। साल का मतलब 12 महीने। सही है। आप अगर अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन जो है वो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को देंगे तो कितने पीरियड में देंगे आप? हाँ, साल 12 महीने के एंड में। आप बताइए, आप ही 12 महीने के एंड में इंफॉर्मेशन देंगी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग? और कोई जवाब नहीं। लेकिन हमें हर दिन थोड़ी उनको बैलेंस शीट देंगे। हम लोग जो है ये चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक साथ उनको देंगे, क्योंकि बैलेंस शीट सिर्फ काम नहीं करेगी ना, इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी मालूम नहीं चलेगी तो डिसीजन नहीं होगा। सही है, यस। अगर कोई मांग रहा है ना हमसे इन्फॉर्मेशन, अगर फॉर एग्जांपल 3-3 महीने बाद कोई मांग रहा है, वो आ रहा है, हम उसे देंगे। लेकिन अगर हम जनरल पर्पस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन खुद से जो प्रोवाइड करते हैं, ये जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है ना, खुद से होती है, ये आपको करनी है। कोई मांगे या नहीं मांगे इन्फॉर्मेशन, वो जो आप बात कर रही है, कोई मांगने आ रहा है तो उसको तो फिर हम उस वक्त देंगे। लेकिन वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, वो वाली फाइनेंशियल रिपोर्टिंग नहीं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल पर्पस फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो सबके लिए होगी, वो आपका प्रोवाइड करेंगे ईयर के एंड में। कोई और जवाब है? ठीक है, नॉर्मली ना इसका यही जवाब आएगा कि भाई 12 महीने के बाद, साल जब एंड हो जाएगा तो हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और ये एक तरीके से सही आंसर भी है, लेकिन टाइम पीरियड प्रिंसिपल ये नहीं कहता। टाइम पीरियड प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, अभी टाइम पीरियड प्रिंसिपल बोल रहा है, गौर से सुनिएगा, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन पे इंपैक्ट डालेगी। तो आपको चाहिए कि एक मुद्दत चूज कर लें, और वो मुद्दत जब खत्म हो जाए तो उसके बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर दें। तो आपने बोला ये क्या बात हुई, ये तो हमें पता थी। तो वो कह रहा है मेरी बात पूरा आगे, वो मुद्दत 1 महीने की भी हो सकती है, 3 महीने की भी हो सकती है, 6 महीने की भी हो सकती है, और 12 महीने की भी हो सकती है। मतलब उसने हमें कितने ऑप्शन दिए? 4। या तो हम 1 महीने की मुद्दत चूज कर लें और हर 1 महीने बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, या फिर हम 3 महीने की मुद्दत चूज कर लें और हर 3 महीने बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें। 6 महीने की मुद्दत चूज कर लें, फिर हर 6 महीने बाद करें, मतलब साल में 2 मरतबा। और अगर 12 महीने की मुद्दत चूज कर ली तो फिर 12 महीने के बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। मतलब आपके पास 4 ऑप्शन हैं। अब एक बंदे ने अगर 1 महीना चूज कर लिया है तो जनवरी 31 को ही फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेगा, वो 28 को भी करेगा, फेब 28 को, फिर मार्च 31 को भी करेगा, फिर हर महीने बाद करता रहेगा।
किसी ने 3 महीने चूज कर लिए तो जनवरी से लेके मार्च 31 तक का दे देगा इन्फॉर्मेशन, फिर अप्रैल 1 से लेके जून 30 तक की दे देगा, इस तरीके से चलेगा वो। अब आप मुझे बताएं, इसने 4 ऑप्शन दे दिया आपको, क्या क्या ऑप्शन है इसके पास? क्या के बाद ऑप्शन है कि अगर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट या आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है तो 1, 3, 6 और 12 महीने का ऑप्शन है। अब आप मुझे बताएं कि आप 1 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, 6 महीने बाद करेंगे, या 12 महीने बाद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे? 12 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद नहीं करेंगे। आप बताइए। 6 महीने बाद करेंगे, मेहनत की बात नहीं है बेटा, कुछ और बात है इसमें। 3 महीने बाद करेंगे, आप 12 महीने बाद करेंगे। आप एक बात बताइए जरा, सही है, आपके जरूरी नहीं है 6 महीने बाद भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, लेकिन आप कब करेंगे ये सवाल है। कोई जवाब है आपके पास प्रॉपर? इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कर सकते कि आप 9 मंथ्स बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें जनरल पर्पस। ज्यादातर देखें इंडस्ट्री वाइज डिफर करता है, वही उसी चीज का मैं जवाब दे रहा हूं। मैं आपसे ही बात करता हूं कि एज्यूम करें कि आपका जो यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है ना, इन्वेस्टर और क्रेडिटर, वो इन्वेस्टमेंट करता है ना, इन्वेस्टर। सही, मैं इन्वेस्टर हूं आपका, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता हूं, मेरे लिए इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं ना आप। मेरे पास हर 3 महीने बाद पैसे आ जाते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं, उसको आप छोड़ें। आपके जितने भी इन्वेस्टर्स हैं 3-3 महीने बाद उनके पास पैसा आता रहता है। तो हम 3 महीने बाद ये उम्मीद करेंगे कि आप हमें इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम एनालाइज करें और फिर आपके पास इन्वेस्टमेंट करने का फैसला करें। लेकिन अगर आप 6 महीने बाद हमें इन्फॉर्मेशन देंगे तो 3 महीने बाद जो हमारे पास पैसा आया होगा, अगर आपकी तरफ से इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो हम क्या करेंगे, कहीं और इन्वेस्ट कर देंगे वो। इसका मतलब है आपको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो अपने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन नीड्स को एनालाइज करते हुए देनी है। अगर उसको 6 महीने बाद चाहिए तो आप 6 महीने बाद इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। और आपके यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होते हैं उनकी नीड एक जैसी ही रहती है कि अगर उनको 1 महीने बाद चाहिए होती तो 1-1 महीने बाद ही वो आपसे इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट करेंगे। अब डिफरेंट यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का जो टाइमिंग होगी ना वो डिफरेंट होगी, तो आप ज्यादातर को देख लेंगे, ज्यादातर को देखते हुए आप इस चीज का फैसला करेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन कब प्रोवाइड करनी चाहिए, 12 महीने बाद या 6 महीने बाद। इसी वजह से ये इंडस्ट्री से इंडस्ट्री डिफर करता है। आप जिस इंडस्ट्री में देखेंगे वो करेंगे ना अपनी कंपनी स्टार्ट, मतलब आप फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स की प्रोडक्शन करते हैं तो आप क्या करेंगे, जितने भी लैपटॉप प्रोड्यूसर हैं उनको देखेंगे कि वो इन्फॉर्मेशन कितने महीने बाद प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं को फॉलो करेंगे, क्योंकि वो लोग जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं उनका इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, कितने पीरियड बाद ही हमारे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। मतलब हम इन चारों में से जो मुद्दे चूज करेंगे वो किसको देख के करेंगे, अपने यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। जैसे आपके घर में सारे लोग 9 बजे घर आते हैं और आपकी अम्मी 7 बजे रोटियां पका के रख दें तो वो फायदेमंद चीज नहीं है। उन्हें क्या करना चाहिए, सबसे जिस वक्त सब लोग आ गए हैं उस टाइम वो खाने पकाने वाला बंदा जो है उस टाइम वो बिल्कुल गर्म आपको खाना सर्व करेगा, तो आप बोलेंगे हाँ भाई काम बिल्कुल प्रॉपर किया जा रहा है। तो इसी तरीके से इसमें भी है कि आप मुद्दत कौन सी चूज करेंगे। आपके पास जो पेपर में अगर मेंशन ना हो ना कि अकाउंटिंग पीरियड कितने महीने का है तो वो 12 महीने का होगा, पेपर में अगर मेंशन नहीं है। लेकिन अगर मेंशन है तो देखिए इसके इंपैक्ट्स आएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पेपर में ये लिखा हुआ है कि 3 महीने का अकाउंटिंग पीरियड है, तो फिर आप क्या करेंगे, हर चीज की कैलकुलेशन 3 महीने की मुनासबत से करेंगे ना। और अगर आपने नहीं पढ़ा ये और आपने सारी कैलकुलेशन 12 महीने की मुनासबत से कर दी तो आपका पूरा न्यूमेरिकल क्या हो गया, गलत सॉल्व हो गया। इसी वजह से जब आपके पास फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या कोई और भी न्यूमेरिकल आएगा तो आपको पहले ये देखना है कि इसके अंदर जो पीरियड बताया है वो 1 महीने का है, 3 महीने का है, 6 महीने का है, 12 महीने का है। ये जो हमारा एग्जामिनर है ये 12 महीने, 6 महीने और 1 महीने वाला पीरियड यूज करता है ज्यादातर, और ज्यादातर 12 महीने ही कर देता है, 6 महीने 1 महीने पे भी नहीं जाता वो। लेकिन आपको क्वेश्चन फिर भी गौर से पढ़ना है। और एक और चीज, अकाउंटिंग पीरियड आप मुझे बताएं अगर 12 महीने का है तो जरूरी है जनवरी 1 को शुरू हो? ऐसा भी हो सकता है कि Feb 1 को शुरू होता हो और अगले साल जनवरी 31 को खत्म हो जाए। अच्छा, क्या स्टार्ट भी हुआ है, ये भी हो सकता है। और दूसरा, आप अपना अकाउंटिंग पीरियड चेंज भी कर सकते हैं बाद में फ्यूचर में, कि अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया जनवरी 1 को लेकिन आप बोलो नहीं हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अप्रैल 1 से करेंगे अगले साल तक, तो फिर आप 2 महीने की 3 महीने की करने के बाद फिर अपना अकाउंटिंग पीरियड अप्रैल 1 से कर लो। सही, वो तो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या आपकी इंडस्ट्री में चल रहा है। ओके, मैं ये कह रहा था कि अगर आपका अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का है और जनवरी 1 को शुरू हो रहा है, आप लोगों के पास जो कैलेंडर पे ईयर होता है वो जनवरी 1 से ही शुरू होता है और खत्म कब होता है, दिसंबर 31 को। वो जो ईयर है ना उसे कहते हैं हम कौन सा ईयर, कैलेंडर ईयर। क्या कहते हैं उसको? लेकिन अकाउंटिंग का जो ईयर है उस ईयर के लिए 12 महीने होना जरूरी भी नहीं है। अगर अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है ना तो उसको भी अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। मतलब एक अजीब सी बात लग रही होगी आपको, 3 महीने का हो तो
उसे भी अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। यानी अकाउंटिंग का ईयर 12 महीने का होना जरूरी नहीं है, उसे अकाउंटिंग ईयर का हो या अकाउंटिंग पीरियड का हो, बात एक ही है। लेकिन जो आपका कैलेंडर ईयर है उसमें क्या क्वालिटी होती है? एक क्वालिटी तो ये होती है कैलेंडर ईयर की कि 12 महीने का होता है। एक और क्वालिटी होती है जनवरी 1 को शुरू होगा। अगर आपका कोई ईयर जुलाई 1 को शुरू हो रहा है, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट का ईयर है, जुलाई 1 को शुरू होता है और अगले साल जून 30 को एंड होता है, तो ये कैलेंडर ईयर नहीं कहलाता। क्या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का ईयर 12 मंथ्स का है? हाँ, लेकिन जनवरी 1 को शुरू नहीं हो रहा, तो उसको हम कैलेंडर ईयर नहीं कहते, इसको कहते हैं फिस्कल ईयर। क्या कहते हैं? फिस्कल ईयर इज अ ईयर दैट इज ऑफ 12 मंथ्स, लेकिन वो जनवरी 1 को स्टार्ट नहीं होता। अगर कोई ईयर फेब 1 को शुरू हो रहा है और अगले साल खत्म हो रहा है जैन 31 को, तो वो कौन सा ईयर है? कैलेंडर ईयर है, फिस्कल ईयर? फिस्कल ईयर है। तो अगर मैं आपसे कहूं, गौर से सुनना, पेपर में लिखा हुआ आया कि अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर जैसा है, तो क्या बताना चाह रहा है? कि जनवरी 1 को शुरू होता है और जनवरी 31 को एंड होता है, 12 महीने का है। और अगर आपके पेपर में लिखा हुआ है कि अकाउंटिंग पीरियड फिस्कल ईयर जैसा है, आप एक सवाल पूछोगे ना कि फिस्कल ईयर का मतलब तो ये होता है 12 महीने का, लेकिन शुरू कब हो रहा है? तो आपको ये दो तरीके से बता सकता है। गौर से सुनना ये बात, या तो वो बोलेगा फेब 1 को शुरू हो रहा है, या वो बोलेगा जनवरी 31 को खत्म होता है। दोनों बातें एक ही हैं। फेब 1 को शुरू होगा और जनवरी 31 को खत्म होगा। अगर वो आपसे कह रहा है मार्च 1 को शुरू होता है फिस्कल ईयर, या वो ये बोले कि फेब 28 को खत्म होता है, दोनों बातें एक ही। लेकिन अगर एक बात बताएं कि अगर अकाउंटिंग पीरियड 3 महीने का है, तो क्या वो कैलेंडर ईयर जैसा है? नहीं। क्या वो फिस्कल ईयर जैसा है? तो इसके लिए आपको दोनों बातें पता होनी चाहिए, पीरियड कितने महीने का है और शुरू कब हो रहा है। और अकाउंटिंग पीरियड 1 महीने का है तो वो कैलेंडर ईयर जैसा भी नहीं है, फिस्कल ईयर जैसा भी नहीं है। सही है, सिर्फ अकाउंटिंग ईयर कहेंगे उसको। कहने का मतलब ये है कि अगर वो ये कह दे ना पेपर में कि अकाउंटिंग पीरियड फिस्कल ईयर जैसा है या कैलेंडर ईयर जैसा है, तो उसने आपको आइडिया दिया है। लेकिन अगर फिस्कल ईयर और कैलेंडर ईयर जैसा नहीं है, तो उसे बताना पड़ेगा कि 1 महीने का है, कब शुरू हो रहा है, 3 महीने का है तो कब शुरू हो रहा है। तो देखिए हम कंपैरिजन करते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग पीरियड को हम क्या क्या कहते हैं? 4 नाम है इसके। इसे अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग पीरियड भी कह सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं और फाइनेंशियल ईयर भी कह सकते हैं। किसी भी नाम से आ जाएगा ये। क्या न्यूमेरिकल में आपको अकाउंटिंग ईयर ना बताए तो काम हो जाएगा? नहीं होगा ना। पहले वो आपको बताएगा ताकि सारी कैलकुलेशन हम उसी पीरियड की मुताबिक से करें। और ये जो नीचे लिखा हुआ है मैं आपको करवा चुका हूं अभी कि अकाउंटिंग ईयर और कैलेंडर ईयर में क्या फर्क, इसको मुकाबला करवाया हमने। क्या अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का हो, जनवरी 1 को शुरू हो रहा हो, तो उसको कैलेंडर ईयर भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। अगर अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का हो लेकिन जनवरी 1 को शुरू ना हो रहा हो, तो उसको हम फिस्कल ईयर भी कह सकते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी कह सकते हैं। लेकिन अगर 3 महीने और 1 महीने का हो तो उसको सिर्फ अकाउंटिंग ईयर कह सकते हैं, उसे फिस्कल ईयर या कैलेंडर ईयर नहीं। तो इस टाइम पीरियड प्रिंसिपल ने आपको एक चीज का जवाब दे दिया। वो जवाब ये है कि हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कब करनी है। और उसने आपको कोई पक्का जवाब नहीं दिया, उसने आपको आइडिया दिया है कि यू हैव टू चूज 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ, और उसके गुजर जाने के बाद आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करनी है। अच्छा, अगर ये प्रिंसिपल ना होता, वो ये नहीं बताता, तो फिर क्या होता? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैसा करती? कभी 3 महीने बात कर रही है, कभी 12 महीने बात कर रही है, कभी 2 साल बात कर रही है। जब कोई आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, नहीं आ रहा तो वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करेंगी। इसी वजह से प्रिंसिपल बन गया। आप सबके लिए, जितनी भी कंपनीज हैं उनके लिए जरूरी है कि उन्हें इन पीरियड्स को सेलेक्ट करके इसको ही चूज करके चलना है आगे। अच्छा, एक बात बताएं, आप बताएं, आपने जो है ना 6 मंथ्स का अकाउंटिंग पीरियड चूज कर लिया क्योंकि आपने समझा कि आपके जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उन्हें 6 महीने बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। आपने 6 महीने चूज कर लिए, हर 6 महीने बाद आप फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रही है। फिर आपको कुछ महीनों बाद अंदाजा हुआ कि ये 6 महीने आपने चूज किए ना, ये गलत किए, 6 महीने नहीं होने चाहिए थे, 3 महीने होने चाहिए थे। अब क्या होगा? आपकी आवाजें कहां से चेंज कर लेंगे आप। फिर 3 महीने आपने चूज कर लिए, फिर कुछ अरसे बाद आपको अंदाजा हुआ नहीं, एक ऐसी एग्जांपल बना रहा हूं कि नहीं 12 महीने होना चाहिए था, फिर आप चेंज करेंगे। फिर आपको अंदाजा नहीं आ रही है तो 1 महीने होना चाहिए था, फिर अंदाजा हुआ नहीं तो 6 महीने ही होना चाहिए था। मतलब इस तरीके से आप करें तो इससे क्या नुकसान होगा? क्या आप बार बार अकाउंटिंग पीरियड अपना चेंज कर रहे हैं? हमारा बिजनेस डिस्टर्ब नहीं होगा, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन डिस्टर्ब हो जाएंगे। वो बोलेंगे यार कभी 6 महीने बाद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, कभी 1 महीने बाद करते हैं, इधर जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं है, तो हम जो है इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, इसको क्रेडिट नहीं देंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से आपको चाहिए कि जो मेथड या जो प्रोसीजर या जो पीरियड एक मरतबा चूज कर ले, उसमें आप
बार बार तब्दीली अगर आपको करनी पड़ रही है तो क्या करें, कर ले, लेकिन ये नहीं है कि आप बार बार तब्दीली कर रहे हैं। इसका एक प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या कहते हैं? हाँ, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या कह रहे हैं? सिर्फ ये टाइम पीरियड प्रिंसिपल के मुताबिक नहीं कह रहा है, ये कह रहा है अकाउंटिंग में जो भी मेथड चूज करो, अब जब अकाउंटिंग आप आगे पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट मेथड्स मिलेंगे एक चीज को करने के, और अकाउंटिंग आपको चॉइस देगी कि 3 मेथड है, एक मेथड चूज कर लो और उसका रीजन भी दे दो। अब उन मेथड्स को बार बार तब्दील, ये कौन कह रहा है? प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी। क्या कह रहा है? देखिए, प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी स्टेट्स दैट एन अकाउंटिंग मेथड और प्रोसीजर वंस यूज्ड शुड बी फॉलोड कंसिस्टेंटली मूविंग फॉरवर्ड। चूज वही करेंगे, चूज करके उसी को फॉलो करते रहेंगे, चेंज नहीं करेंगे उसका। लेकिन अगर चेंज करना पड़ जाए तो रीजन देकर आप चेंज कर लें, एक दफा होगा, 2 दफा होगा, बार बार थोड़ी होगा। तो देखिए हमने ये सवाल इसमें क्रिएट किया है, व्हाट विल हैपन इफ वी चेंज एनी अकाउंटिंग मेथड और प्रोसीजर वंस यूज्ड। तो चेंज कर सकते हैं आप, बट यू हैव टू जस्टिफाई कि आप इसको चेंज क्यों कर रहे हैं। तो कितने प्रिंसिपल पढ़े भी आज हमने? 2। एक ही जवाब मिला हमें सिर्फ। क्या सवाल था हमारा? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हमें कब करनी है, तो इसने बताया पीरियड चूज करो और हर मर्तबा वो पीरियड खत्म हो तो आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करके यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। बीच में ये प्रिंसिपल कहां से आ गया? ये थोड़ा लिंक बन गया था तो मैंने बता दिया। अब गौर से सुनिएगा, अब जो 2 प्रिंसिपल आ रहे हैं ये अकाउंटिंग की रूह है, अभी जो आप एफएफए पढ़ रहे हैं उसकी। ये 2 प्रिंसिपल्स आपको इस चीज का जवाब देंगे कि हमें एडजस्टिंग इंटरेस्ट क्यों बनानी है और हम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल में से पहले प्रिंसिपल का नाम है रियलाइजेशन प्रिंसिपल। क्या आपने रियलाइज का वर्ड पहले सुना था कभी? हाँ, उस वक्त मैंने रियलाइज का मतलब क्या बताया था? कमाना या कैश में कन्वर्ट करना। यहां पर रियलाइजेशन प्रॉफिट की डेफिनेशन है वो। रियलाइजेशन प्रिंसिपल आया जी, रियलाइज मतलब कमाना या रियलाइज का मतलब कैश में कन्वर्ट करना। वैसे रियलाइज का मतलब एहसास करना होता है, अकाउंटिंग में कमाना। अकाउंटिंग की ही बात कर रहे हैं ना, हम तो अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। तो अकाउंटिंग में रियलाइज का मतलब क्या है? कमाना या कैश में कन्वर्ट करना। ये बताया था ना मैंने आपको। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल है ये किसका प्रिंसिपल है? उर्दू में देखें तो कमाई का प्रिंसिपल। कमाई किसको कहते हैं वैसे अच्छे लफ्जों में हम लोग? रेवेन्यू को। तो ये प्रिंसिपल किस चीज का है? रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। अभी रिकॉग्निशन क्या है? रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है? पहचानना। लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज का मतलब पहचानना नहीं होता। अकाउंटिंग में रिकॉग्नाइज का मतलब होता है रिकॉर्ड करना। यानी रिकॉर्ड को अच्छे लफ्जों में क्या बोलते हैं? रिकॉग्नाइज करना। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने फर्नीचर को रिकॉग्नाइज कर लिया तो आम बंदा क्या समझेगा? फर्नीचर को पहचान लिया कि ये हमारे घर का ही फर्नीचर है। ये बात नहीं है। यहाँ रिकॉग्नाइज का मतलब है फर्नीचर को हमने अपने जर्नल में और जर्नल लेजर में रिकॉर्ड कर लिया। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल नाम से क्या जाहिर है? ये प्रिंसिपल ये बताएगा कि किस दिन आप रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे, किस दिन आप ये समझेंगे कि आपने कमा लिया, उसी दिन आप उसे रिकॉर्ड कर लेंगे। अब इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं और आपसे एक सवाल पूछूंगा। और सबसे पहले वो भाई से, तो थोड़ी तबीयत खराब लग रही है, कोई ठीक नहीं है बेटा। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल इसकी ट्रांसलेशन है। इसका नाम क्या है? इसका नाम रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है या इसका नाम रियलाइजेशन प्रिंसिपल है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल। चलिए मुझे एक सवाल का जवाब दें आप। मैं एक सिनेरियो क्रिएट कर रहा हूं और जब इस सिनेरियो का आंसर आ जाएगा तो इस प्रिंसिपल की मीनिंग भी आपको समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, क्या नाम है तुम्हारा? सबसे लास्ट में जो बैठे हैं अब्दुल हादी। अब्दुल हादी और मैं ड्राई क्लीनर्स हैं और हम लोग पार्टनरशिप में बना ली ताकि तुम नाराज ना हो। हम दोनों जो है वो ड्राई क्लीनिंग करते हैं और आगा खान हॉस्पिटल जो है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स आए और उन्होंने हमसे एग्रीमेंट किया। एग्रीमेंट हुआ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए का कि हम ड्राई क्लीनिंग करके उनको देंगे। और ये एग्रीमेंट हुआ, गौर से एग्जांपल सुने पहले, Jan 1 को ये एग्रीमेंट हो गया। अभी 1 रुपया भी ना उनकी तरफ से मिला ना हमने ड्राई क्लीनिंग करके दी है। जनवरी 1 को ये हुआ, जनवरी 3 को ट्रक आया और कपड़े वगैरह देकर चला गया। बल्कि एज्यूम करें जनवरी 1 को जब उसने हमसे एग्रीमेंट किया ना 10 लाख का, तो 3 लाख रुपए हमें देके चला गया। सही है, जनवरी 1 को 3 लाख रुपए हमें मिल गए। जनवरी 3 को ट्रक आया और कपड़े देके चला गया। जनवरी 5 को हमने ड्राई क्लीनिंग कर दी। जनवरी 7 को उनका ट्रक आया, लेके चला गया सारा माल। और जनवरी 10 को बकिया के 7 लाख रुपए हमारे पास आ गए। हमने एग्रीमेंट टोटल 10 लाख का किया था, तो हमारी रेवेन्यू 10 लाख रुपए है। तो दोबारा मैं बता दूं, जनवरी 1 को एग्रीमेंट हुआ, 3 लाख रुपए आए, 7 लाख रुपए नहीं आए। 3 को कपड़े आए, 5 को हमने कपड़े धोए हैं, 7 को क्या हुआ, वो कपड़े लेके चला गया और 10 को बकिया 7 लाख रुपए आ गए।
अब आप मुझे ये बता दें, जिससे पूछूं वही बताएगा कि किस दिन हमने अपनी रेवेन्यू अर्न कर ली है। हमने तो अपनी 10 लाख रुपए की रेवेन्यू किस दिन अर्न की है, उसी दिन उसे हम रिकॉर्ड भी करेंगे। 10 तारीख को हमने पूरे 10 लाख रुपए कमाए हैं, यानी आपके मुताबिक, और हम 10 तारीख को ये लिखेंगे कि हमने 10 लाख रुपए कमाए। आप ये कह रहे हैं फर्स्ट को? नहीं, मतलब ये कब लिखेंगे कि हमने कमा लिए? वो 10 को ही लिखेंगे। जी बताइए। पहले दिन ही आप ये बोलेंगे कि हमने इसको, जो जिससे पूछ रहा हूं जवाब दे बस। पहले दिन ही आप ये एज्यूम करेंगे कि हमने 10 लाख रुपए कमा लिए। जी बताइए। आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूं? पहले को आप ये लिख देंगे कि 10 लाख रुपए आपने कमा लिए। आप ये बोल रहे हैं। आप बताइए। जिस दिन एग्रीमेंट हुआ आप लिख लेंगे 10 लाख रुपए हमने अर्न कर लिए। ये आप लोग बताना सारा, यानी कैसे बताओ? 3 लाख जिस दिन हमारे पास रिसीव हुए उस दिन कहेंगे 3 लाख कमा लिए, और 10 तारीख को 7 लाख रुपए मिले तो बोलेंगे 7 लाख रुपए कमा लिए। यही बात कह रहे हैं आप। 10 तारीख को पूरे 10 लाख रुपए कमाए, 10 तारीख को पूरे 10 लाख रुपए कमाए। 3 लाख रुपए हमने 1 तारीख को कमाए और बाकी 7 लाख 10 तारीख को। अरे तीन या एक? 3 तारीख को कमाए हमने 3 लाख और 10 तारीख को 7 लाख। बस जिसने जवाब दे दिया बाद में दोबारा ना बोले, यही बात है। अच्छा आप बताइए। 10 तारीख को ही नहीं बेटा, आप जिसने दे दिया है जवाब वो बाद में ना बोले। ओ भाई हेलो, हो गया? बैटरी लो होगी। आपका काम हो गया, आप अपनी बोले, दूसरों की बात सुने कि अब वो क्या कह रहा है। जी बेटा कहाँ गए? किस आपसे पूछ रहा था। हाँ 10 तारीख को ही 10 लाख रुपए कमाए, पहले दिन ही 10 लाख कमा लिए। आप लोग बेटा आप इंसान बने। अब आप दूसरे की पार्टिसिपेशन सुने, मतलब आपने 10 तारीख पहली तारीख को ही 10 लाख कमा लिए, फिर 3 लाख कमा लिए। ये कह रही है 3 लाख और फिर 10 तारीख को 7 लाख। ये मैं डायरेक्ट बताऊंगा ना, याद नहीं होगा तुम्हें। बस हो गया बेटा। आपको बहनों की तरफ से कोई आवाज आती है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है, फिर आप लोग कहते हो कि वो पास आउट होके जा रही हैं और वो मेंबर ही बन गई, हम अटके हुए अभी तक। ये गलत बात है ना। आप कर सकते हो काम इस तरीके से, आपकी बात थोड़ी कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। खामोशी से सुनो ना उनकी पार्टिसिपेशन। जी पूरे 10 लाख रुपए कमा लिए फर्स्ट को। रेवेन्यू को वो तो सही है, रेसेबल वगैरह। कमाया किस दिन ये बता दें आप बस, क्योंकि जिस दिन आप ये बोलेंगे ना मैंने कमा लिया, उसी दिन आप लिख लेंगे 10 लाख रुपए हमारी इनकम है। 10 हमारी इनकम है। 10 तारीख को ही सारे कमाए। 10 तारीख को, 10 तारीख को फर्स्ट को सारे पैसे कमा लिए। फर्स्ट को 3 लाख और 10 को 7 लाख। 10 तारीख को पूरे 10 लाख रुपए कमाए। आप बताइए। फर्स्ट को सारे 10 लाख रुपए कमाए, उन्होंने 10 बोला है। 3 तारीख को 3 लाख कमाए, बाकी 10 तारीख को 7 लाख कमाए। यानी कि 3 तारीख को कितने कमाए? 3 तारीख को तो देखिए फर्स्ट को वो लाया है, फर्स्ट को एग्रीमेंट हुआ, 3 को कपड़े आए और एग्रीमेंट के साथ 3 लाख रुपए आ गए थे। उसी वजह से हम लिख लेंगे 10 लाख अर्न हो गए हमारे। देखिए ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कैश में आएंगे, अकाउंट में आएंगे। हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं कि हम ये कब बोलेंगे हाँ भाई कमाई हो गई हमारी फर्स्ट को। जी फर्स्ट को। अब आप सबने बोला, इनकी बात सुन लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आगे बोलूंगा। बोल दीजिए कब दी डेट बताओ। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। फर्स्ट को एग्रीमेंट हुआ, 3 लाख रुपए आए। 3 तारीख को जो है वो कपड़े आए और 5 तारीख को हमने कपड़े ड्राई क्लीन कर दिए। 7 तारीख को वो लेके चला गया और बाकी 10 तारीख को 7 लाख रुपए बाकी आ गए। अब ये कह रहे हैं 5 तारीख को कमाए। अब मैं आपको बता रहा हूं, अब आप लोग सुनिए गौर से। आप लोगों की पार्टिसिपेशन का जो अहमियत है वो काफी ज्यादा है, क्योंकि इससे आपको चीज याद हो।
हाँ मतलब आप ये कह रही 5 तारीख को कमाए पूरे 10 लाख। अच्छा सही, ये जो 5 तारीख को कमाए ना, दिस इज द करेक्ट आंसर। सही है, यानी बाद में दिया लेकिन दे दिया आप लोगों ने। आप लोग भी दे सकते थे, मेरी बात सुने। ये अकाउंटिंग का प्रिंसिपल आप गौर से सुनिएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल क्या कहता है, इसको बताने से पहले मैं आपको इसी एग्जाम्पल में लेके जा रहा हूं। देखें, फर्स्ट को जब उसने 3 लाख रुपए दिया, एग्रीमेंट करके चला गया, क्या ऐसा हो सकता है कि 2 को वाया बोले एग्रीमेंट कैंसिल, थोड़े से चार्जेस काटो, मेरे पैसे वापस करो? कर सकता है वो? कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो 3 लाख रुपए हमारे थोड़ी है, वो तो आगे वापस ले सकता है। अच्छा 3 तारीख को जब कपड़े देके गया है तो उस टाइम भी वो चाहे तो वो वापस लेके जा सकता है, 3 लाख रुपए भी ले सकता है। 5 तारीख को जब हमने कपड़े ड्राई क्लीन कर दिए, शाम हो गई, कपड़े उसके सारे धुले हुए हैं, अब क्या वो 3 लाख रुपए जो उसने हमसे दिए थे हमसे ले सकता है वो? या वो ये कह सकता है कि भाई मैं तुमने धोए नहीं धोए मुझे नहीं मालूम, मैं वो 7 लाख रुपए तुम्हें नहीं दूंगा? ऐसा कर सकता है वो? नहीं, हम केस कर देंगे उस पर। इसका मतलब है 5 तारीख को ना वो 3 लाख रुपए हमसे छीन सकता है, ना वो 7 लाख रुपए हमें देने से मना कर सकता है। इसका मतलब यही वो दिन है जिस दिन हमने अपनी रेवेन्यू कमाई है। तो फर्स्ट को हम ये नहीं लिख सकते कि ये जो 5 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, ये हमारी इनकम है, ना 3 को लिख सकते हैं। और 5 तारीख को दुनिया की कोई भी ताकत हमें इस चीज से रोक नहीं सकती कि हम ये बोले कि भाई हमारी जो रेवेन्यू है वो 3 लाख है। हमारी रेवेन्यू 3 लाख रुपए 5 तारीख को आनी हुई, और 7 लाख जो थी वो भी 5 तारीख को क्या हो गई, अर्न हो गई। यानी किस दिन, जिस दिन हम क्या करेंगे, वही जो उन्होंने बोला, जिस दिन हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे। यानी सर्विस प्रोवाइड करने वाला दिन वो दिन होगा जिस दिन हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारा पैसा क्या हो गया, अर्न हो गया, भले हमें 1 रुपया भी ना मिला हो। यानी अगर 5 तारीख को हमें 1 रुपया भी नहीं मिला, लेकिन हमने अपनी सर्विस अंजाम दे दी, तो पूरे 10 लाख हमने कमा लिए। हमने किया भी तो है पीछे, रेवेन्यू पर रिकॉर्ड करके रिसीवेबल रिकॉर्ड करते हैं हम। और अगर 5 तारीख को हमें सारे पैसे जनवरी 1 को ही मिल चुके हैं, अगर 10 लाख पूरे जनवरी 1 को भी मिल जाते, तब भी हम 5 तारीख से पहले ये नहीं कह सकते थे कि वो हमारी इनकम हो गई। तो ये कौन कह रहा है? नहीं, कौन सा प्रिंसिपल, तमीज से नाम ले उसका, रियलाइजेशन प्रिंसिपल। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? अच्छा एक बात बताएं, क्या रेवेन्यू को सिर्फ सर्विस अंजाम देकर ही आप कमा सकते हैं, गुड्स बेचकर भी कमा सकते हैं ना? तो ये प्रिंसिपल दोनों बातें बता रहे हैं कि अगर आपका सर्विसिंग बिजनेस है तो आप किस दिन रेवेन्यू को कमाया हुआ एज्यूम करेंगे? जिस दिन सर्विस दे देंगे, भले कैश मिला हो या ना मिला हो। और अगर गुड्स बेचते हैं तो जिस दिन गुड्स की डिलीवरी हो जाएगी कस्टमर तक, वो उस दिन हम एज्यूम करेंगे कि हमारी रेवेन्यू क्या हो गई, अर्न हो गई। तो इसने देखें ये बात बोल दी, क्या बोली देखें, तो रेवेन्यू रिवर्स कर देंगे हम जी। रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज अर्न, लेकिन ये आप उस दिन वेट नहीं करेंगे कि रिटर्न आएगी। अब आपने गुड्स बेच दी 5 तारीख को, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर को गुड्स डिलीवरी कर दिया आपने, अब आप वेट कर रहे हैं ऐसा ना हो वापस आ जाए, ये नहीं करेंगे। उस दिन रेवेन्यू को आप रिकॉर्ड कर लेंगे, भले नहीं मिले, पैसे मिले या ना मिले। 5 तारीख को अगर आपने गुड्स कस्टमर को भेज दी है, अरे जब मैं जवाब देना शुरू कर दूं ना तो मुझे बोलने दिया करो, समझ में आ रही, नाराज नहीं हो। तो 5 तारीख को अगर हमने गुड्स कस्टमर को भेज दी है तो हम ये रिकॉर्ड कर लेंगे कि हमारी रेवेन्यू हो गई, भले पैसे नहीं आए हमारे पास। हम इस चीज का वेट नहीं करेंगे कि गुड्स शायद रिटर्न आ जाए, सही है, गुड्स आ जाए या कैश आ जाए वो बाद में देखा जाएगा। ये इस वजह से है, इसका रीजन है। फॉर एग्जाम्पल हमने दिसंबर 31 को एक बंदे को गुड्स बेची है, आज हमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी करनी है, तो ये जो रेवेन्यू है अगर हम कलेक्शन का इंतजार करें तो रेवेन्यू किस ईयर में रिकॉर्ड होगी, फिर अगले साल में। हालांकि हमने सर्विस कब दी है या गुड्स कब बेची है, इस साल, तो ये इस साल में रिकॉर्ड होनी चाहिए ना, जब भी तो ये प्रिंसिपल बना है। तो अभी सुनते रहे ये प्रिंसिपल क्या बोलता है, क्या बोल रहा है, वरना होगा क्या, इस साल जो हमने काम किए होंगे ना उसकी रेवेन्यू कब रिकॉर्ड हो रही होगी, अगले साल। तो इस साल का जो इनकम स्टेटमेंट बनेगा वो गलत हो जाएगा या अगले साल का गलत हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे ना। तो ये प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहा है रेवेन्यू इज कंसीडर्ड एज अर्न। 2 करोड़ रुपए का प्रिंसिपल है, रेवेन्यू को कमाया हुआ उस वक्त एज्यूम करेंगे व्हेन सर्विसेज आर रेंडर्ड, जब सर्विस अंजाम देंगे। कौन से बिजनेस में, सर्विसिंग बिजनेस है। और गुड्स आर डिलीवर्ड टू कस्टमर, या फिर गुड्स कस्टमर को हम डिलीवर कर दें, भले कैश मिला हो। हाँ, अगर आप कैश का इंतजार कर रहे हैं तो वो फिर ये वाली अकाउंटिंग में नहीं आता जो हम कर रहे हैं, अभी आपको आगे पता भी चलेगा। तो अगर फॉर एग्जाम्पल अभी इस प्रिंसिपल के बारे में काफी बातें करनी पड़ेंगी हमें। एज्यूम करें आज सितंबर 1 को हमारे पास अपने कस्टमर से एडवांस आया सर्विस का 3 लाख, हमने उसकी एडवर्टाइजिंग करनी थी, हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है, हमने 1 रुपए की भी एडवर्टाइजिंग नहीं की, दिसंबर आ गया, करनी है अभी उसने, अभी हमने की नहीं, एडवांस लेके हम बैठे हुए। तो ये जो 3 लाख रुपए हमारे पास आए थे, हमने इसको इनकम लिखा हुआ है अपने रिकॉर्ड्स में, ट्रायल बैलेंस भी आया हमारे बना हुआ, उसमें लिखा हुआ है एडवर्टाइजिंग इनकम। तो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं लोगों की, तो हमारी इनकम हुई 3 लाख रुपए। तो क्या ये सही लिखा हुआ है? क्यों गलत लिखा हुआ है? नो, क्या है ये, गाय है क्या, गाय है या बैल है, कौन है भाई? इंसानों की तरह करो, घर में ऐसे घुसते हो क्या?
बेवकूफ अपनी छोड़ें। तो मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आपने सितंबर 1 को जो कलेक्शन की टाइम नहीं होता ना, हमारे पास टाइम जाया करते हैं मेरा ऐसे लोग। सितंबर 1 को जो आपने 3 लाख रुपए रिसीव किए थे उसको आपने इनकम लिख लिया, और आज दिसंबर 31 आ गया, आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, वो एडवर्टाइजिंग इनकम के तौर पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। ये गलत है। क्यों गलत है ये? क्योंकि रिलायंस प्रिंसिपल ये कह रहा है कि जब तक आप सर्विस नहीं देंगे, जो पैसा आपके पास आया वो आपकी रेवेन्यू नहीं है। तो क्या हम इसको सही करें? अगर हम इसे करें, मतलब अपडेट, इसको अगर हम अपडेट ना करें तो हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें ये एडवर्टाइजिंग इनकम के तौर पे चली जाएगी इस साल की, और ये साल की इनकम क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी सर्विस हम कब देंगे? तो मेहनत अगले साल होगी, तो ये रेवेन्यू कब की होनी चाहिए? हाँ, तो रिलायंस प्रिंसिपल कह रहा है ये गलत है, इसे सही करो। एक और एग्जांपल लें, आपने कस्टमर से एडवांस लिया और उसको लायबिलिटी के तौर पर लिख दिया। एडवांस क्या होता है? अगर आपने एडवांस लिया है तो वो आप पर लायबिलिटी है, क्योंकि आपने सर्विस अंजाम। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कमीशन पर काम करता हूं और मैंने सर्विस दे दी, पैसा भी आ गया, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट, जर्नल एंट्री। कहीं कैश एसिड इंक्रीज डेबिट और कमीशन इनकम रेवेन्यू इंक्रीज होकर क्रेडिट हो जाएगा, तो एंट्री क्या बनेगी? कैश डेबिट, बोले कमीशन इनकम क्रेडिट। सही है, ये सही हो गया। लेकिन अगर ये मुझे एडवांस मिला है, एडवांस, तो मैं क्या एंट्री बनाऊंगा? कैश डेबिट करूंगा, लेकिन कमीशन इनकम की जगह पे लायबिलिटी आएगी। उस लायबिलिटी का टाइटल होगा अनअर्न्ड। अनअर्न्ड माने नहीं कमाया, अनअर्न्ड कमीशन मतलब ये कमीशन मैंने अर्न नहीं किया। लायबिलिटी बढ़ने पर डेबिट होती है, क्रेडिट होती है? क्रेडिट होती है। तो अगर मैंने एडवांस कलेक्ट किया तो मुझे एंट्री क्या बनानी चाहिए? पहले डेबिट बताओ, कैश डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। लेकिन अगर मैंने काम कर दिया, सर्विस अंजाम दे दिया, फिर मेरी कलेक्शन हुई है, मुझे क्या बनानी चाहिए? कैश डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। दोबारा एक और, अगर मैंने रेंट कमा लिया है, मतलब उसने मेरी बिल्डिंग यूज कर ली, फिर मेरे पास रेंट आ रहा है, क्या एंट्री बनाऊंगा? कैश नहीं, एक्सपेंस थोड़ी है, मैंने अपनी बिल्डिंग किराए पर दी हुई है, तो रेंट मेरी इनकम है जी। क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, रेंट रेवेन्यू या रेंट इनकम क्रेडिट। लेकिन अगर मैंने एडवांस रेंट लिया है तो नहीं, प्रीपेड का मतलब होता है मैंने एडवांस दिया है, वो एसिड होता है। यहां मैं एडवांस ले रहा हूं। कैश डेबिट, अनअर्न्ड रेंट, अनअर्न्ड इज द टाइटल फॉर लायबिलिटी, अनअर्न्ड रेंट। दोबारा से आप लोगों ने सही जवाब नहीं दिया, अब दोबारा से जवाब नहीं देगा। मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं। मेरी ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है और मैंने ट्रांसपोर्टेशन कर दी आपकी बिजनेस की गुड्स की, और मेरे पास कैश आया, मुझे क्या एंट्री बनानी चाहिए? आप बताएं, इनको जगाओ भाई। हाँ बताओ बेटा, हमने ट्रांसपोर्टेशन की इनकम अर्न कर ली, कैश आ गया हमारे पास, क्या एंट्री बनेगी? ये जवाब नहीं दोगे तो एडजस्टमेंट कैसे समझ में आएगी? ट्रांसपोर्टेशन इनकम मैंने अर्न कर ली, कैश आ गया मेरे पास, आप बता दो बेटा। ट्रांसपोर्टेशन इनकम का टाइटल बोल तो रहा हूं मैं, पूरी एंट्री बताओ, ये डेबिट ये क्रेडिट। सर्विस इनकम नहीं बोले, ट्रांसपोर्टेशन इनकम। कैश डेबिट, ट्रांसपोर्टेशन इनकम क्रेडिट। ये मैंने ट्रांसपोर्टेशन इनकम क्यों लिखा? क्योंकि मैंने अर्न कर लिया। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं नहीं, मेरे पास ट्रांसपोर्टेशन का एडवांस आया है कस्टमर के पास से, मैंने अर्न नहीं किया, अब एंट्री क्या बनानी चाहिए? पूरी एंट्री बताएं। अनअर्न्ड ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट, कैश डेबिट, अनअर्न्ड ट्रांसपोर्टेशन क्रेडिट। चले एक आखिरी, कंसल्टेशन का कारोबार है मेरा और मैंने कंसल्टेशन दे दिए कस्टमर को और कैश आ गया मेरे पास, क्या एंट्री बनेगी? कैश डेबिट, कंसल्टेशन इनकम क्रेडिट, रेवेन्यू मेरी है, सही है। लेकिन अगर मैंने एडवांस कंसल्टेशन ली है, कैश डेबिट, अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट। मतलब आप अनअर्न्ड कंसल्टेशन उस वक्त लिखेंगे जब वो लायबिलिटी होगी, वो अर्न नहीं हुआ होगा हमारा, और आप कंसल्टेशन इनकम कब लिखेंगे? जब आपने उसे अर्न कर लिया होगा। अब एक बात बताइए, साल के दौरान एडवांस आया कंसल्टेशन का, आपने एंट्री बिल्कुल सही बनाई, कैश डेबिट, अनअर्न्ड कंसल्टेशन क्रेडिट। कितना एडवांस आया? 7 लाख, और ये लायबिलिटी के तौर पर आपने लिख दिया। अब पूरा साल गुजर गया और आज भी ट्रायल बैलेंस बना लिया आपने। ट्रायल बैलेंस बना, उसमें क्या आ रहा है? अनअर्न्ड कंसल्टेशन। कितने से आ रहा है? 7 लाख। हालांकि इसमें से आपने काफी सर्विसेज क्या कर दी है, फॉर एग्जाम्पल 4 लाख की आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी। तो रिलायंस प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं? जितने की सर्विस प्रोवाइड कर दी है वो आपकी क्या है? इनकम। और जिसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की वो आप पर क्या है? लायबिलिटी। हालांकि आपने पूरी लायबिलिटी ही ट्रायल बैलेंस में कितनी लिखी हुई है? 7 लाख। तो क्या ये सही है? अगर हम इसे सही नहीं करेंगे तो हम जो इस साल इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे उसमें कितनी इनकम कम जा रही होगी?
7 लाख की लाइबिलिटी लिखी हुई थी ना, उसमें से हमने 4 लाख रुपए कमाए, 4 लाख रुपए इनकम कम जा रही होगी, तो हमें क्या करना चाहिए? अपडेट करने के लिए क्या करना चाहिए? जो लाइबिलिटी लिखी हुई है ना अनंत कंसल्टेशन, इसको बढ़ाऊं कम करूं? कम करूं। सिंपल वर्ड्स में बात करते हैं भी, सही है? बढ़ाऊं कम करूं? कम करूं। कितने से कम करूं? 4 लाख से कम करके इसे कितना कर दूं? फिर 3 लाख। और एक और इनकम का अकाउंट में रिकॉर्ड करूंगा, कौन से नाम से? कंसल्टेशन इनकम के नाम से। वो कितना आएगा? 4 लाख। मतलब अनंत कंसल्टेशन की जगह पर, अनंत कंसल्टेशन 7 लाख है अभी ट्रायल बैलेंस में, उसकी जगह पर कितने अकाउंट्स होने चाहिए? 2। कौन कौन से? एक अनंत कंसल्टेशन होना चाहिए कितना? 3 लाख, और एक कंसल्टेशन इनकम होना चाहिए कितना? 4 लाख। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम ये करेंगे तो फिर करेंगे कैसे? ये हम एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से करेंगे। एडजस्टिंग एंट्रीज की मदद से अगर कोई लायबिलिटी ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड हुई हुई है लेकिन वो पूरी की पूरी अब लायबिलिटी नहीं है, बल्कि उसमें तो कुछ पोर्शन हमने कमा लिया है, तो हम उस लायबिलिटी को कम करेंगे और इनकम को बढ़ाएंगे। तो आप मुझे बताएं कौन सी चीज अपडेट हुई? इनकम अपडेट हुई या लायबिलिटी अपडेट हुई? दोनों अपडेट हो गई ना। वैसे तो जनरली आप देखें तो लायबिलिटी ही अपडेट हुई है, लेकिन इनकम भी रिकॉर्ड हो गई, तो हमारा ट्रायल बैलेंस इनकम और लायबिलिटी के लिहाज से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल सुनिएगा, ये सारी एग्जाम्पल अभी किसकी आ रही है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल की। मतलब जब साल का एंड आएगा ना, तो आपको अपनी इनकम और लायबिलिटीज को ट्रायल बैलेंस में जाके देखना है, जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं अभी। एज्यूम करें आपके ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है कमीशन इनकम 5 लाख। इसका मतलब क्या हुआ? साल के दौरान आपके पास कैश आया और आपने एज्यूम किया कि हमने सर्विस अंजाम दे दिया, और आपने साल के दौरान एंट्री क्या बना दी? कैश डेबिट, कमीशन इनकम क्रेडिट। और कमीशन इनकम का अकाउंट ओपन हो गया जनरल लेजर के अंदर, और ट्रायल बैलेंस में भी कमीशन इनकम कितना आ गया? 5 लाख। और अब साल का एंड आ चुका है और कमीशन इनकम आज भी कितना लिखा हुआ है? 5 लाख। लेकिन अब जब आपने मालूम करवाया तो आपको मालूम चला कि ये इनकम पूरी नहीं हुई है, इसमें से 1 लाख की हमने सर्विस नहीं दी। इसका मतलब है जो इनकम लिखी हुई है 5 लाख, ये अपडेटेड नहीं है। ये कितनी होनी चाहिए? 4 लाख। और एक और अकाउंट होना चाहिए जिसका टाइटल क्या होना चाहिए? अनर्न कमीशन। इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस में अभी कितने अकाउंट्स मौजूद है कमीशन के? 1, जिसका नाम क्या है? कमीशन इनकम 5 लाख। हालांकि होना कितना चाहिए? कमीशन इनकम 4 लाख, और एक होना चाहिए अनर्न कमीशन 1 लाख। तो फिर अगर ऐसा आप करेंगे तो ये काम किसकी मदद से होगा? एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे, और उसकी मदद से हम लायबिलिटी को भी अपडेट करेंगे और इनकम को भी अपडेट करेंगे। कैसे करेंगे अभी हमें सीखना है। इसका मतलब है ये जो अकाउंट्स को अपडेट करने के बारे में बात कह रहा है, ये कौन कह रहा है? ये रिलायंस प्रिंसिपल कह रहा है। रिलायंस प्रिंसिपल कह रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि अगर कोई रेवेन्यू, ये रिलायंस प्रिंसिपल कह रहा है, सर्विस अंजाम दे दिए तो वो रेवेन्यू है, सर्विस अंजाम नहीं दी तो वो रेवेन्यू नहीं है। तो अगर ट्रायल बैलेंस में कोई लायबिलिटी है, उसकी सर्विस अंजाम दे दी है, तो उसको कन्वर्ट करके इनकम बनाओ और लायबिलिटी को कम करो। और ट्रायल बैलेंस में कोई इनकम लिखी हुई है लेकिन सर्विस अंजाम नहीं दी, तो वो अनर्न है, उसको आप इनकम को कम करके लायबिलिटी बनाओ। ये कौन कह रहा है? रिलायंस प्रिंसिपल। क्या ये सही कह रहा है? ये बिल्कुल सही कह रहा है। वरना होगा क्या कि इस साल की इनकम अगले साल रिकॉर्ड हो रही होगी, अगले साल की इनकम इस साल रिकॉर्ड हो रही होगी, और सारा इनकम स्टेटमेंट हमारा गलत बनेगा। इसी वजह से हमें साल के एंड में एडजस्टिंग एंट्री बनानी चाहिए, और किन किन टाइटल्स को अपडेट करना चाहिए? रेवेन्यूज को भी और लायबिलिटी को भी, इसके मुताबिक। एक एग्जाम्पल और, एज्यूम करें आपके पास कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है 10 लाख। आपने मालूम करवाया तो मालूम चला पूरा कमीशन इनकम साल के एंड में कमीशन इनकम 10 लाख रुपए लिखा हुआ है। मालूम करवाया तो मालूम चला है पूरे की सर्विस अंजाम दी जा चुकी है। इसका मतलब ये सही है, इसको अपडेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन असलम आया, अकाउंटेंट है आपका, वो आया, उसने बोला मैनेजमेंट ने बताया है कि हमने 50,000 की और सर्विस भी अंजाम दी है, लेकिन उसका पैसा रिसीव नहीं हुआ, इसी वजह से वो लिखी हुई भी नहीं है। आपने बोला लो, रिसीवेबल होगा ना, ये लायबिलिटी नहीं है। लायबिलिटी कब होती है? पैसा लेके रख लिया और काम ना किया। इसका मतलब है 10 लाख की जो कमीशन इनकम ट्रायल बैलेंस में मौजूद है वो बिल्कुल सही है, लेकिन 50,000 की मजीद जो इनकम अर्न की है वो हमने रिकॉर्ड ही नहीं की हुई। तो आप मुझे बताएं कि आप क्या करेंगे? आप एडजस्टमेंट बनाएंगे, यानी कि कमीशन इनकम कितनी होनी चाहिए? 10 लाख 50,000। 10 लाख पुरानी जो अर्न की हुई और 50,000 जो मजीद अर्न की है। इसके अलावा आप क्या लिखेंगे ट्रायल बैलेंस में? रिसीवेबल बढ़ाएंगे। इसका मतलब है कितनी चीजें अपडेट होंगी? 2, एक तो इनकम अपडेट होगी और एक एसेट यानी अकाउंट रिसीवेबल अपडेट होगा। इसका मतलब है रिलायंस प्रिंसिपल कितनी चीजों को अपडेट करने का कह रहा है? लायबिलिटी को कह रहा है अपडेट करो, अगर लायबिलिटी इनकम नहीं है तो उसको कम करो। दूसरा, इनकम को अपडेट करने का कह रहा है कि अगर इनकम ज्यादा या कम लिखी हुई है, मेरे मुताबिक नहीं लिखी हुई, तो उसे अपडेट करो। और एक रिसीवेबल को अपडेट करो। मतलब 3 किस्म की चीजों को अपडेट करवा रहा है, एसेट, लायबिलिटी और रेवेन्यू।
सही, अभी आपको याद रहेगा, सही हो गया। आइए एक और आखिरी प्रिंसिपल, इसके बाद हम एफएफए के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ रहे होंगे, दैट इज एडजस्टिंग एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है साल के एंड में, और जो आपका डाटा बना हुआ होता है ना पूरा ट्रायल बैलेंस में, जो होते हैं लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, उनको अपडेट करता है किसके मुताबिक, रियलाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक और मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक। एंड व्हाट इज मैचिंग प्रिंसिपल? मैचिंग का वर्ड कभी आपने सुना है? सुना होगा। जैसे मैचिंग में आपने सुना होगा कि एक लड़का है और उसने जीन्स की पैंट पहनी है ब्लैक कलर की, शर्ट भी ब्लैक कलर का, कैप भी ब्लैक कलर का, बैग भी ब्लैक कलर का, टाई भी ब्लैक कलर की, सही है, और खुद भी ब्लैक है वो। तो जब वो आता है तो सिर्फ उसकी अगर लाइट चले जाए तो उसकी आंखें नजर आएंगी, बस बाकी नजर नहीं आएगा। तो दिस इज कॉल्ड, तुम्हें नहीं बोल रहे, हाँ हमारी ब्राउन है जो आपने स्लीपर्स पहनी हुई, दिस इज कॉल्ड मैचिंग। नॉर्मल लाइफ में इसी को मैचिंग कहते हैं ना, कि तमाम चीजें एक ही कलर की हो तो मैचिंग कहलाती है। लेकिन यहां पर मैचिंग का मतलब क्या है, गौर से सुनिएगा। मैचिंग प्रिंसिपल के आगे क्या लिखा हुआ है? एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल। जब आप जाएंगे ना इंडस्ट्री में और आपको रूल्स अकाउंटिंग के अच्छे आते होंगे तो आपकी वैल्यू ही अलग होगी। आप रूल्स के नाम जानते हो, उनकी ट्रीटमेंट जानते हो, तो आपकी वैल्यू बहुत अच्छी होगी। आपको मतलब जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जिस डिपार्टमेंट में आप काम करेंगे, वो आपको वैल्यू देंगे कि इसको नाम के साथ चीज पता है। तो मैचिंग प्रिंसिपल जो है ना, वो एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल है। ये क्या बताता है? ये बताता है किस एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करना है। रियलाइजेशन प्रिंसिपल क्या बता रहा था? आप देख रहे हैं मैं कितनी डिटेल में इन प्रिंसिपल्स के बारे में बात कर रहा हूं। इसका मतलब पता है आपको? एक तो ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा इसके बारे में दोबारा बात नहीं होगी, अब पूरी डिटेल में बात कर रहे हैं हम। एक्सपेंस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ये बता रहा है कि किस दिन रेवेन्यू को, एक्सपेंस को आप क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। इस प्रिंसिपल को समझाने के लिए भी मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप एक दूसरे को देख के बहुत मुस्कुरा रही, मैट्रिक फ्रेंड्स लग रही हैं आप लोग, हैं? आप बताएं एक्सपेंस क्या होता है बेटा? एक्सपेंस क्या होता है? अखराजात नहीं बोलना जी, सही बोल रही हैं आप, लेकिन हाँ बेटा आप बताओ, कोई और बता दे भाई। और दो बातें थी ना एक्सपेंस की डेफिनेशन, आप लोग देखें। हाँ वो तो एसिड होता है, नहीं दे सके तो वो तो लॉस भी हो सकता है। लड़ते क्यों तुम लोग? हाँ तुम लोग जवाब देते हो, लड़ते हो या जवाब देते हो ये बताओ। हम तो डिस्कशन कर रहे हैं ना, हम लड़ थोड़ी रहे। अब सुने, आप लोगों को चाहिए कि जो प्रीवियस काम हो चुका है ना उसको रिवाइज करें। आप लोग हल्का नहीं लें चीजों को रिवाइज करते हुए चले बेटा। आप लोगों को चाहिए पीछे वाली चीजें हैंडआउट्स में जो लिखी हुई है उनको लाजमी पढ़ें। एक्सपेंस के लिए दो कंडीशन बताई थी आपको, कि कॉस्ट एक्सपायर हो चुकी हो पहली चीज, और दूसरी चीज हमें वो बेनिफिट भी दे चुकी हो। अब आप लोगों को पता तो है, लेकिन आप क्योंकि रिवाइज नहीं कर रहे हो ना, तो आपकी चीजें मिक्स हो जाएंगी सारी। अगर कोई चीज एक्सपायर हो चुकी हो और बेनिफिट भी दे चुकी हो तो वो एक्सपेंस कहलाती है। इसकी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दी थी। मिसाल के तौर पर आपने अगर किसी को एडवांस रेंट पे किया हुआ है और आपने इस रेंट को यूज भी कर लिया और उससे बेनिफिट भी लिया है बिल्डिंग से, तो फिर ये एक्सपेंस कहलाएगा। यूज हो गया लेकिन बेनिफिट नहीं ले सके तो ये एक्सपेंस नहीं कहलाएगा, लॉस कहलाएगा। तो एक्सपेंस की डेफिनेशन, ये मैचिंग प्रिंसिपल समझने के लिए पहले एक्सपेंस की डेफिनेशन पता होना जरूरी थी। एंड आई होप कि आपको याद आ गया होगा कि अगर कोई कॉस्ट एक्सपायर हो जाए और बेनिफिट भी दे दे तो वो क्या कहलाती है? एक्सपेंस कहलाती है। अब मुझे एक बात बताइए, गौर से सुनिएगा। आपका एक्सपेंस जो इस साल होगा वो यूज भी होगा और फायदा भी देगा। बिजनेस में फायदा किस शक्ल में हमें मिलता है? रेवेन्यू की शक्ल में मिलता है। हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं ना, यूटिलिटीज पे करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन पे करते हैं, एडवर्टाइजिंग करवाते हैं, रेंट पे करते हैं, तो उससे हमारी रेवेन्यू जनरेट होती है। अगर इसका और मेरा जो ड्राई क्लीनिंग का बिजनेस है, अगर हम यूटिलिटीज पे करने से इनकार कर दें, एम्प्लॉयज को सैलरीज देने से इनकार कर दें, रेंट देने से इनकार कर दें, तो ये जो रेवेन्यूज हम अर्न कर रहे हैं ड्राई क्लीनिंग करके, ये हम अर्न कर सकेंगे? नहीं। इसका मतलब है रेवेन्यूज जितनी भी अर्न होती है वो किसकी वजह से होती है? एक्सपेंसेस की वजह से होती है। अगर एक्सपेंसेस ना हो तो रेवेन्यूज अर्न नहीं हो सकती। सही। अब 2024 में जितनी रेवेन्यूज आपने अर्न की हैं वो 2024 के एक्सपेंसेस की वजह से अर्न हुई होंगी ना। जब आप इनकम निकालेंगे इनकम स्टेटमेंट में, तो उसमें रेवेन्यूज कौन सी होनी चाहिए? 2024 की। कौन सी रेवेन्यू होनी चाहिए इनकम स्टेटमेंट में? और एक्सपेंसेस भी कौन से होने चाहिए? अब वो रेवेन्यूज 2024 की है या नहीं, ये कौन बता रहा है हमें? रियलाइजेशन प्रिंसिपल। भाई रेवेन्यूज के बारे में कौन बताता है? रियलाइजेशन प्रिंसिपल। लेकिन उसमें से जो एक्सपेंसेस लेस करने हैं वो भी 2024 के होने चाहिए। तो हमें कैसे मालूम चलेगा
कि जो रेवेन्यूज में हम एक्सपेंसेस लेस कर रहे हैं वो 2024 के हैं या नहीं, ये हमें कौन बताएगा? मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल आपको आइडिया दे रहा है, वो बोल रहा है 2024 की रेवेन्यूज जब तुमने रिकॉर्ड कर ली हो तो ये आइडेंटिफाई करो कि इन रेवेन्यूज को कमाने में कौन कौन सी चीजें हमारी कंज्यूम हुई हैं, उनको इस साल की रेवेन्यूज में से क्या कर लो, माइनस करके इनकम निकाल लो। अगर कोई ऐसा एक्सपेंस जो कि पिछले साल का था या वो अगले साल का था और आपने इस साल की रेवेन्यू में से लेस कर लिया तो इस साल की इनकम गलत निकलेगी। अब आप कैसे पहचानेंगे? मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं डिफरेंट। फॉर एग्जांपल, आप साल भर सैलरीज देते हैं एम्प्लॉइज को, सैलरीज को भी साइड में रखें। आपने एक एडवांस रेंट पे किया 20 लाख, कब पे किया आपने? सितंबर 1 को। तो इसे एंट्री क्या बनाई होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। ये आपका एडवांस है, ये आपका एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एसेट है। दिसंबर 31 आया तो आपको मालूम चला कि हमने बिल्डिंग को, जो रेंट है ना, बिल्डिंग का रेंट 12 लाख रुपए यूज कर लिया। लेकिन आज भी ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ होगा? आप बताएं, आज भी ट्रायल बैलेंस में क्या लिखा हुआ होगा? सुने गौर से ना, इसी वजह से मैंने आपको मुखातिब किया। 20 लाख रुपए का एडवांस रेंट पे किया और क्या लिख दिया उसको? प्रीपेड रेंट, क्योंकि एंट्री क्या बनी होगी? प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट। और ये आखिरी प्रिंसिपल के बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी भाई, तो ये बातें गौर से सुने ताकि प्रैक्टिस कर सके आप मेरे साथ। प्रीपेड रेंट डेबिट कैश क्रेडिट 20 लाख सितंबर 1 को पे किया, दिसंबर 31 आया तो ये मालूम चला कि 12 लाख रुपए का रेंट हमने यूज कर लिया। अब आज के ट्रायल बैलेंस में हमारे पास प्रीपेड रेंट कितना लिखा हुआ है? 20 लाख पूरा लिखा हुआ है, लेकिन ये तो गलत लिखा हुआ है ना। वजह क्या है? क्योंकि इसमें से 12 लाख रुपए के रेंट को इस्तेमाल करके हमने अपनी रेवेन्यूज को कमाया है। तो इस साल जितनी रेवेन्यूज हमने लिखी हुई होंगी उसमें से 20 लाख रुपए का रेंट लेस होना चाहिए 8 लाख का या 12 लाख का? 12 लाख का ना, क्योंकि 12 लाख का रेंट हमने यूज कर लिया। 8 लाख का रेंट जो हमने यूज नहीं किया वो कब यूज करेंगे हम? अगले साल। तो ये जो 8 लाख का रेंट है ये कौन सी रेवेन्यूज में से लेस होगा? इस साल की रेवेन्यूज में से या अगले साल की रेवेन्यूज में? अगले साल की रेवेन्यूज में। इसका मतलब है इस साल जो हमें अपनी रेवेन्यू में से रेंट का एक्सपेंस लेस करना चाहिए वो सिर्फ कितना है? 12 लाख। हालांकि हमारे ट्रायल बैलेंस में रेंट कितना लिखा हुआ है? पूरा एसेट लिखा हुआ है। अगर हम इसको ऐसे लिखे रहे हैं प्रीपेड रेंट तो 1 रुपए का भी एक्सपेंस नहीं है, तो हमारा तो इनकम इससे में गलत बनेगा। तो ये मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि आप क्या करो? मैच करो। मैच मतलब क्या है? इस साल की रेवेन्यू में से इसी साल के एक्सपेंसेस को आपको क्या करना है? लेस करना है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रीपेड रेंट जो 20 लाख लिखा हुआ है उसको क्या करें? कम करके 8 लाख बनाए और एक और अकाउंट ओपन करेंगे। किसका? 12 लाख से कौन सा अकाउंट? रेंट एक्सपेंस का। यानी फिर रेंट के कितने अकाउंट्स आ जाएंगे हमारे पास? कितने अकाउंट्स आ जाएंगे? 2 आ जाएंगे ना। एक प्रीपेड रेंट का जो पहले से मौजूद है वो कम हो जाएगा और एक रेंट एक्सपेंस का आ जाएगा कितने से? 12 लाख। 2 ही अकाउंट आएंगे। तो हमारा ट्रायल बैलेंस प्रीपेड, बल्कि हमारा ट्रायल बैलेंस रेंट के लिहाज से क्या हो जाएगा? अपडेट हो जाएगा। एक और एग्जांपल सुने आप क्या करते थे? एम्प्लॉइज को सैलरी देते हैं। कैसे सैलरी मिलती है एम्प्लॉइज को? जनवरी की सैलरी कब मिलती है? फरवरी में, फरवरी की मार्च में। नॉर्मली ऐसी होता है। तो जिस दिन आप सैलरी एम्प्लॉइज को देते हैं ना उस दिन आप एंट्री क्या बनाते होंगे? सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। अब जनवरी की सैलरी आपने Feb 5 को दी, Feb 1 को दी, तो Feb 1 को आप एंट्री बना रहे हैं सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। हर महीने की सैलरी जब आप पे कर रहे हैं तो आप अगले महीने की फर्स्ट को एंट्री बना रहे हैं। इस तरीके से 11 महीने की सैलरी पे हो जाएगी इसी साल। लेकिन जो दिसंबर की सैलरी है वो कब पे होगी? अगले साल। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये जो एम्प्लॉइज ने दिसंबर में काम किया है उसका एक्सपेंस इसी साल का है या अगले साल का है? लेकिन आपने रिकॉर्ड क्यों नहीं किया हुआ एक्सपेंस को? क्योंकि आपने पे नहीं किया हुआ। तो क्या आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे दिसंबर में? करेंगे। लेकिन क्या पे करेंगे दिसंबर में? पे कब करेंगे? अगले साल। इसका मतलब है साल के एंड में आपने रिकॉग्नाइज किया या एनालाइज किया कि सैलरी का कुछ एक्सपेंस है जो कि इसी साल का एक्सपेंस है, इसी साल की रेवेन्यू में से लेस होना चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। तब कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एक तो लायबिलिटी बढ़ा देंगे और दूसरा एक्सपेंस को भी बढ़ा देंगे। कितने से बढ़ाएंगे? जितने से हमने एम्प्लॉय को सैलरी पे अभी नहीं की। तो इसका मतलब है क्या चीज अपडेट होगी? एक्सपेंस अपडेट होगा या लायबिलिटी अपडेट हो रही है? दोनों अपडेट हो रही है ना। लायबिलिटी जो लिखी हुई नहीं थी हमारे पास उसको भी लिखेंगे और इसके अलावा एक्सपेंस का जो अमाउंट था वो सिर्फ कितने महीने का रिकॉर्ड हुआ था? 11 महीने का। तो 12वें महीने की सैलरी भी उसमें क्या हो जाएगी? रिकॉर्ड हो जाएगी। और ये जो काम हम करेंगे ना, क्या क्या काम? एक्सपेंस को अपडेट करने वाला और लायबिलिटी को अपडेट करने वाले हम किसकी मदद से करेंगे? एडजस्टिंग। मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि इसे करो क्योंकि ये जो सैलरी का एक्सपेंस है इसकी रेवेन्यू कब अर्न की है हमने? ये जो सैलरी थी दिसंबर की
इससे हमें फवाइद कब हुए? इसी साल जनवरी में। क्यों? जनवरी में तो हम एम्प्लॉइज को देंगे। इस सैलरी से हमें फवाइद कब हुए? काम कब किया एम्प्लॉइज ने? एम्प्लॉइज ने काम दिसंबर में किया है, तो फवाइद भी कब हुए हैं? दिसंबर में। यानी हमने जो रेवेन्यू अर्न की है वो कब अर्न की है? तो ये जो एक्सपेंस है सैलरी का, ये इसी साल क्या होना चाहिए? रिकॉर्ड होना चाहिए, इसी साल की रेवेन्यू में से लेस होना चाहिए। एक और एग्जांपल सुने आपने पेमेंट की है रिपेयरिंग की, 2 लाख रुपए रिपेयरिंग की पेमेंट की, आपने उसका एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, रिपेयर एक्सपेंस 20,000। साल का एंड आया तो मालूम चला नहीं भाई, इसमें से तो हमने जो रिपेयरिंग करवाई है वो सिर्फ 5,000 की करवाई है। इसका मतलब है वो जो 20,000 का रिपेयर एक्सपेंस लिखा हुआ है ये गलत है। बल्कि क्या होना चाहिए? अपडेट करेंगे। क्या होना क्या चाहिए? अकाउंट कौन कौन से होने चाहिए? एक तो क्या होना चाहिए? रिपेयर एक्सपेंस हमने 20,000 से लिख दिया है, साल के एंड में मालूम चला कि रिपेयर हमने जो है वो सिर्फ 5,000 का करवाया है, बाकी 15,000 तो हमने एडवांस पे किया हुआ है इसमें से। इसका मतलब है जो रिपेयर एक्सपेंस हमारा 20,000 लिखा हुआ है ये सही नहीं है। क्या क्या होना चाहिए इसकी जगह पर? एक एक्सपेंस होना, पूरा नाम लो ना बेटा। रिपेयर एक्सपेंस होना चाहिए कितना? 5,000। और क्या होना चाहिए? प्रीपेड रिपेयर होना चाहिए कितना? 15,000। ये कौन कह रहा है? मैचिंग प्रिंसिपल। वजह क्या है कि आपने सिर्फ रिपेयरिंग कितने रुपए की करवाई है? 5,000 की। तो फवाइद कितने रुपए के रिपेयरिंग से हुए होंगे आपको? तो वो इसी साल का एक्सपेंस सिर्फ कितना होना चाहिए? 5,000। 15,000 जो आपने एडवांस रिपेयर का पैसा दिया हुआ है उससे आपको फवाइद कब होंगे? अगले साल होंगे। तो अगले साल का एक्सपेंस बनेगा ना, इसी वजह से आप उसको इस साल एक्सपेंस। तो कौन कौन सी चीजें अपडेट हो रही है? एसिड और एक्सपेंस। तो ये कह रहा है मैचिंग प्रिंसिपल। देखिए क्या कह रही है, गौर से पढ़िएगा। मैचिंग प्रिंसिपल कह रहा है कि एक्सपेंसेस जो इनकर हो गए हों, एक्सपेंस इनकर होने का मतलब है यूज हो गई चीज, should be recorded in the same period in which related revenue is earned, related benefits are received। जिस पीरियड में आपको फवाइद हुए हैं उसी साल का वो एक्सपेंस बनेगा, उसी साल उसका एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे और रेवेन्यू में से क्या कर लेंगे? लेस कर लेंगे। इसका मतलब है रियलाइजेशन प्रिंसिपल हमें कह रहे हैं अपडेट करो। किस किस को? कौन कौन से हेड ऑफ अकाउंट को अपडेट करने के बारे में रियलाइजेशन प्रिंसिपल कह रहा है? लायबिलिटी, रेवेन्यू और एसेट। और मैचिंग प्रिंसिपल किस किस को अपडेट करने का कह रहा है? एक्सपेंस, लायबिलिटी और एसेट। सही है। इसका मतलब है ये 5 टाइटल हेड ऑफ अकाउंट है हमारे पास। कौन कौन से? एसेट, लायबिलिटी, ऑन इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। ये दोनों प्रिंसिपल मिलके कितनी चीजों को अपडेट करने का कह रहे हैं? 4 चीजों को, एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू और एक्सपेंस। ऑनर इक्विटी के बारे में किसी ने कुछ नहीं बोला। ऑनर इक्विटी की बात तो यहाँ पे हुई नहीं है। इसका मतलब है जब साल का एंड आएगा तो हम एडजस्टिंग एंट्रीज बनाएंगे और हम 4 किस्म के टाइटल्स को अपडेट करेंगे। ये बिल्कुल खुलासा है। कौन कौन से टाइटल्स हो? एसेट, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंस। और जब हम ये कर रहे होंगे तो हमारे माइंड में कौन से प्रिंसिपल चलने चाहिए? रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल। दुनिया में जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज बनती है वो इन्हीं 2 प्रिंसिपल के मुताबिक बनती है। यानी कोई भी एडजस्टिंग एंट्री आपके पास आए और ये 2 प्रिंसिपल के मुताबिक ना बन रही, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि एडजस्टमेंट बनाने का कहता कौन है? यही 2 प्रिंसिपल कहते हैं। यानी आपसे कोई बोले एडजस्टमेंट क्या है तो आप क्या कहेंगे? साल के एंड में अपने हेड ऑफ अकाउंट को रियलाइजेशन प्रिंसिपल और मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक कर देना एडजस्टमेंट है। इसके लिए हम कुछ एंट्रीज बनाते हैं। वो एंट्रीज क्या कहलाती हैं? एडजस्टिंग एंट्रीज, जो कि अभी आपको नहीं आती, वो अभी आप लोग सीखेंगे। सही है। तो एक बात बताइए, हम लोग क्या ये देख रहे हैं कि कैश मिला या कैश पे किया या नहीं किया? हम तो ये देख रहे हैं बेनिफिट कब रिसीव हुआ, कब हमने सर्विस दे दी। इसका मतलब है हम लोग जो है ना, अकाउंटिंग में 2 बेसिस होती हैं। पुराने जमाने में जो बेसिस यूज होती थी ना वो कैश बेसिस थी। गौर से सुनिएगा, ये आपसे एग्जामिन हो सकता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ये कहती थी एक्सपेंस उस वक्त रिकॉर्ड करो जब कैश पे करो। अब आप मुझे बताएं, सारी चीजें आपने 2024 में यूज की, पेमेंट कर रहे हो 2025 में, फवाइद हुए 2024 में। अब अगर ये जो कैश बेसिस कह रहा है, ये कह रहा है जब पेमेंट करो उस वक्त एक्सपेंस रिकॉर्ड करो, तो सारे एक्सपेंसेस कब रिकॉर्ड हो रहे होंगे? 25 में। तो क्या सही हो रहा होगा? ये तो गलत है ना भाई। आपने फवाइद लिए 2024 में तो एक्सपेंस 2024 का होना चाहिए। तो अब ये कैश बेसिस यूज नहीं होता। कैश बेसिस क्या कहते हैं? रेवेन्यू को उस वक्त रिकॉर्ड करो जब पैसे मिले। अब आप मुझे बताएं, 2024 में सारी सर्विस दे दी हमने, सारी मेहनत 2024 में की, पैसा मिला हमें 2025 में, तो रेवेन्यू कैश बेसिस के मुताबिक कब रिकॉर्ड हो रही होगी? 2025 में। तो क्या सही हो रहा है भाई? काम आपने किया, आपकी परफॉर्मेंस 2024 की है
और वो परफॉर्मेंस आप शो कर रहे हो 2025 में, दिस इज रॉन्ग। तो अब कैश बेसिस दुनिया में यूज नहीं होती। हम जो यूज करते हैं ना वो कहलाती है एक्रूअल बेसिस, यानी हम जितनी भी अकाउंटिंग पढ़ेंगे वो कौन सी बेसिस पर यूज होती है? एक्रूअल बेसिस कहता है कैश की कलेक्शन से रेवेन्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। रेवेन्यू का ताल्लुक किससे है? सर्विस के अंजाम देने से या गुड्स की डिलीवरी से। जिस दिन आप गुड्स डिलीवर कर दो या सर्विस अंजाम दे दो, रेवेन्यू को रिकॉर्ड कर लो, भले कैश मिला हो या ना मिला हो। और अगर सर्विस अंजाम नहीं दी या गुड्स डिलीवर नहीं की तो भले कैश मिल गया, वो रेवेन्यू नहीं है, वो लायबिलिटी। और अगर सर्विस अंजाम दे दी, पैसे नहीं मिले, तब भी आप ये क्या करोगे? उसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लोगे। ये है हमारा रिलेशन प्रिंसिपल। तो एक्रूअल बेसिस में रिलेशन प्रिंसिपल है और मैचिंग प्रिंसिपल है। यानी अगर आपसे कहे कोई कि आप अकाउंटिंग कौन सी बेसिस पे पढ़ लो, तो आप क्या कहोगे? एक्रूअल बेसिस पे। बोले ये क्या होता है? तो आप उसे बताओगे कि भाई हम ये नहीं देखते कि कैश मिला या नहीं मिला, हम रिलेशन प्रिंसिपल के मुताबिक रेवेन्यू को रिकॉर्ड करते हैं। हम ये नहीं देखते कि कैश हमने दिया या नहीं दिया, हम मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक रेवेन्यू को रिकॉर्ड, एक्सपेंस को रिकॉर्ड करते हैं। यानी जिस वक्त हमें बेनिफिट हो गया हो और चीज यूज हो गई हो, हम उसे एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देते हैं। दिस इज एक्रूअल बेसिस। यानी एक्रूअल बेसिस क्या है? मैचिंग प्रिंसिपल एंड रियलाइजेशन प्रिंसिपल। तो हम लोग कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को देखिए क्या बोल रहे हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, पुरानी अकाउंटिंग जब शुरू में लूका पचोली ने अकाउंटिंग इंट्रोड्यूस करवाई थी, या अकाउंटिंग के फाउंडर है लूका पचोली, हाँ लूका पचोली, तो उसने ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंट पे, अब नाम उसका यही, तो मैं क्या करूं भाई। उसने क्या कहा था कि रिकॉर्ड करो रेवेन्यू को जब कैश रिसीव हो जाए, एक्सपेंस को कब रिकॉर्ड करो? जब पेमेंट हो जाए। और हम इसको फॉलो नहीं करते। हम किसको फॉलो करेंगे? एक्रूअल बेसिस को। तो मैंने आपको क्यों बताई भाई ये, मैंने आपको कैश बेसिस क्यों बताई? पूछ सकता है ना आपसे वो। तो आप क्या कहेंगे? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग सेज दैट रेवेन्यू इज अर्न्ड व्हेन कैश इज रिसीव्ड, एक्सपेंस इज इनकर्ड व्हेन कैश इज पेड, व्हेयरएज एक्रूअल बेसिस सेज रेवेन्यू इज अर्न्ड एज पर रियलाइजेशन प्रिंसिपल और एक्सपेंस इज इनकर्ड एज पर मैचिंग प्रिंसिपल। और वो प्रिंसिपल क्या कहते हैं, उसकी डिटेल आप लिख दीजिएगा, आपका जवाब बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। लिख भी दिया इसने। रेवेन्यू रिकॉर्ड होती है रियलाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक और एक्सपेंस रिकॉर्ड होता है मैचिंग प्रिंसिपल के मुताबिक। तब आपको क्लियर हो गई पिक्चर कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के लिए 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, लेकिन वो बनाने किसकी मदद से? ट्रायल बैलेंस की मदद से। लेकिन उससे पहले ट्रायल बैलेंस को अपडेट करना है, यानी एडजस्टिंग एंट्रीज बनानी है। और एडजस्टिंग एंट्री बनाने का कौन कह रहे हैं? रियलाइजेशन और मैचिंग प्रिंसिपल। और यही काम हम करने जा रहे हैं और एडजस्टिंग एंट्रीज बनाने जा रहे हैं। एडजस्टिंग एंट्री, अच्छा आपका जो अकाउंटिंग साइकिल है ना जो हम पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने के बाद आपको सारे टॉपिक हलवा लगेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक इसी का पार्ट्स हैं। कुछ टीचर्स क्या करते हैं, वो पहले पढ़ा देते हैं दूसरे टॉपिक्स, फिर आते हैं अकाउंटिंग साइकिल पढ़ाने, तो बच्चों को कंफ्यूजन रहती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मैं आपको एक जगह लेके गया तफरी के लिए, मोइंजोदड़ो फॉर एग्जांपल, मैं आपको सारी जगह एक दफा स्कीमिंग करके दिखा रहा था, ये है ये है ये है ये सब दिखा दिया मैंने आपको। फिर मैं आपको दोबारा शुरू वाले पॉइंट पर लेके आ जाऊं और मैं कहूं अब आप जाइए और हर चीज को देखिए, तो अब क्या होगा? अब आप जिस तरीके से सैरो तफरी करेंगे वो डिटेल में होगी। या मैं आपको डायरेक्ट चीज दिखाऊं आगे वाली और शुरू वाली बाद में दिखा रहा हूं तो अजीब सा हो जाएगा। तो अभी अकाउंटिंग साइकिल में ना पूरी पिक्चर आपको नजर आ जाएगी कि किस मिनट में क्या क्या हुआ है। फिर आप जाके दोबारा से उसके अंदर जो अलग अलग चैप्टर्स और भी हैं अलग से वो पढ़ेंगे आप। इससे आपके न्यूमेरिकल्स भी निकलेंगे काफी, और वो दूसरे न्यूमेरिकल्स हैं वो अलग होंगे। बहरहाल वापस आ जाएं, तो पूरे अकाउंटिंग साइकिल में जो हम पढ़ रहे हैं ना, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है ज्यादा। एक थी हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन, दूसरी है हमारी एनालिसिस जो हमने पढ़ी। अब लेकिन इसको एनालिसिस नहीं आती ना, वो जर्नल लेजर कैसे बनाएगा, एडजस्टिंग एंट्री भी नहीं बना सकता वो। और ये तीसरा टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंट आ रहा है एडजस्टिंग एंट्री। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है एडजस्टिंग एंट्री हम बनाते हैं ताकि हम अपडेट कर सकें किसको अपडेट कर सकें। नीचे बता रहा है एसेट को अपडेट करें, लायबिलिटी को अपडेट करें, रेवेन्यू को अपडेट करें और एक्सपेंस को अपडेट करें। किसके मुताबिक अपडेट करें? ऊपर वापस आ जाए, रियलाइजेशन, मैचिंग प्रिंसिपल और अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अभी हम अदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात नहीं कर रहे, हम 2 स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं फिलहाल, मैचिंग एंड रियलाइजेशन प्रिंसिपल। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? इसी को हम कहते हैं कि हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो कर रहे हैं। इफ यू आर फॉलोइंग मैचिंग एंड रियलाइजेशन प्रिंसिपल, यू आर फॉलोइंग एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और खुशखबरी वाली बात क्या है, आप लोग पीछे जो जर्नल बनाते हुए आ रहे हो उसमें आप एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हुए आ रहे हो। मैं आपको उसकी एग्जांपल देता हूं। आप लोगों ने सर्विस उधार पे अंजाम दी थी, तब भी आपने इनकम लिख ली थी और अकाउंट में से भी लिख लिया था, कैश हालांकि नहीं मिला था उस वक्त, लेकिन मैंने आपको ये नहीं बताया था कि रियलाइजेशन प्रिंसिपल के मुताबिक हो रहा है। अब आपको पक्का पता चल गया
कि हम जब भी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे हमें ये देखना है कि हमने काम कर दिया है नहीं। जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उस दिन कुछ भी नहीं एंट्री बनती। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाली कोई आए तो उस दिन कोई एंट्री नहीं बनती। क्या हो गया? ऐसी किया हाथ, ये स्टाइल में मारता हूँ कभी कभी, कभी कभी ऐसा ऐसा होना शुरू हो जाए, समझ जाए स्टाइल है। अभी वीडियो में तो नहीं आता लेकिन फिर भी बहरहाल। तो अब हम जा रहे हैं एडजस्टिंग एंट्री पढ़ने की जानिब। तो बेटा 6 एडजस्टिंग एंट्रीज है। कितनी है? 6 एडजस्टिंग एंट्रीज है। अब हमारा जो काम है ना अकाउंटिंग साइकिल का, उसमें एक थोड़ा 3 दिन का काम होगा ये, या 2 दिन का। ये जब कंप्लीट होंगी तो हम आगे जो हमारा मेन काम था उस पर आ जाएंगे। और वो क्या है? रिपोर्ट्स बनाना। हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह बनानी है। जब हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ लेंगे ना, आप अपने अंदर एक तब्दीली महसूस करेंगे, आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा। हाँ यार, अभी हमें ये तो पता है कि अकाउंटिंग में कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। फिर हम उसमें अभी एक जैसे एग्जाम्पल है, एक एडजस्टिंग एंट्री पढ़ाऊंगा मैं, एडजस्टमेंट नंबर 6 एडजस्टमेंट जो है ना उसका अलग से पूरा चैप्टर आएगा। गौर से सुने, यानी अभी जो हम चीजें पढ़ने जा रहे हैं एडजस्टिंग एंट्रीज में, इसके आगे अलग जाके पूरे चैप्टर्स भी हैं, लेकिन अभी हम अकाउंटिंग साइकिल के लिहाज से इसको पढ़ेंगे। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एडजस्टिंग एंट्री। बेटा वैसे तो एडजस्टिंग एंट्रीज की 4 टाइप्स हैं, ये लिखी हुई हैं, लेकिन मैं एडजस्टिंग एंट्रीज को 6 करके पढ़ाता हूँ। और से सुनना, ये जरा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, सारी आपको बता दिया था मैंने। जो आसानी थी वो ट्रायल बैलेंस तक थी, अब सब टेक्निकल बातें हैं। अब देखें, जब मैं आपको 6 की 6 एडजस्टमेंट पढ़ा दूंगा ना, उस टाइम मैं आके आपको ये भी बता दूंगा कि ये 4 कैसे हैं। शुरू में ही, बीच में ही बताता रहूंगा। अभी हम पढ़ रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 1। एडजस्टमेंट नंबर 1 हम शुरू कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 का ताल्लुक है एसिड और एक्सपेंस से। किससे? और एसिड और एक्सपेंस मतलब कौन सा प्रिंसिपल? मैचिंग प्रिंसिपल, रिलेशन प्रिंसिपल? रिलेशन प्रिंसिपल का ताल्लुक तो रेवेन्यू और लायबिलिटी से है। हाँ, तो इसका ताल्लुक है एसिड और एक्सपेंस का ताल्लुक मैचिंग प्रिंसिपल से। बहरहाल एग्जाम्पल लीजिएगा आप जरा। डेफर्ड एक्सपेंस की हेडिंग नजर आ रही है आपको? हाँ, उसकी तरफ अभी नहीं देखिएगा, लिखे रहने उसको। मैं आपको शुरू से एक चीज बता रहा हूं। एज्यूम करें एक ट्रांजेक्शन हुई साल के दौरान। कब हुई ट्रांजेक्शन? ट्रांजेक्शन हुई Feb 1। आगे आओ, आगे आओ, जल्दी, टाइम ज़ाया नहीं करना, जल्दी से आगे आओ। भाई तुम आगे आ जाओ यार, यहां बैठ जाओ, आगे 3rd रो में बैठ जाओ, जल्दी आ जाओ। देखें, अच्छा, Feb 1 2024 को एक ट्रांजेक्शन हुई। वो ट्रांजेक्शन ये हुई कि हमने परचेज किया। परचेज, आगे आओ यहाँ पे 3rd रो के फर्स्ट वाली जो चेयर है, ऑफिस सप्लाईज। मुझे आना ना पड़े यार तुम्हें बिठाने के लिए। ये भाई जो है ना नीली शर्ट वाले, इनके पीछे बैठे हो। परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश ₹10,000। इधर आगे जो बोला है वो करो। आप सिर्फ ये नीली वाली शर्ट के पीछे बैठे हो। इतना आसान मैंने आपको बोला है। नीली जो शर्ट है ना उसके पीछे बैठना है आप। थैंक यू सो मच। नाराज तो नहीं है ना आप? अच्छा चलिए। परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 10,000। अब मुझे बताएं, जब ये, अच्छा, ये जो मैंने लिखा है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश 10,000, पहली एडजस्टिंग एंट्री पढ़ रहे हैं, इसका ताल्लुक एसिड और एक्सपेंस है। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी साल के दौरान? क्या डेबिट, क्या क्रेडिट? अब ये चीजें तो मैं आपसे पूछूंगा ना। ऑफिस सप्लाईज डेबिट, कैश क्रेडिट। तो ये एंट्री मैं बना रहा हूं। कब बनेगी ये एंट्री? 2024 दिसंबर, सॉरी फेब है ना, Feb 1 को एंट्री बनेगी हमारी। ये बन गई हमारे पास ऑफिस सप्लाईज डेबिट एंड कैश क्रेडिट, और अमाउंट इसका आ जाएगा 10,000। सामने हम क्या लिख लेंगे बेटा? या लिख देंगे परचेज्ड ऑफिस सप्लाईज ऑन कैश। मुझे ये बताएं, ये जो हमने एंट्री बनाई है, क्या ये एडजस्टिंग एंट्री है? नहीं, ये तो एक जर्नल एंट्री है जो हम पीछे बनाते हुए आ रहे हैं। इस एंट्री के बनने की वजह से अभी तो बहुत सारी एंट्रीज बना रहे होंगे ना अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, लेकिन मैंने एक ही एंट्री आपके सामने रखी है। इसकी वजह से हमारे पास एक अकाउंट ओपन होगा। कहां पर? जनरल लेजर में एक अकाउंट ओपन होगा। किस नाम से? ऑफिस। और एक अकाउंट कैश के नाम से भी ओपन होगा, लेकिन हम ऑफिस सप्लाईज वाला अकाउंट बना रहे हैं।
मुझे पता है मैं डेबिट में पोस्टिंग करूंगा क्रेडिट में, यानी ऑफिस सप्लाईज 2024 फैब 1 को डेबिट हो जाएगी कितने से, 10,000 से, और सामने क्या आ जाएगा, कैश। ये हो गया। ये कब हुआ, फैब 1 2024 को, सही है। फिर पूरा साल गुजरा और आपका अकाउंटिंग पीरियड कब शुरू होता है, जनवरी 1 को, खत्म कब होगा, दिसंबर 31 को। मतलब हम लोग कैलेंडर ईयर को ही हमने अकाउंटिंग ईयर बनाया हुआ है। अब जब दिसंबर 31 आएगा तो मुझे एक बात बताएं, क्या ये ऑफिस सप्लाईज आज भी 10,000 की होंगी? कहाँ 10,000 की नहीं होंगी, स्टोर रूम में 10,000 की नहीं होंगी, लेकिन रिकॉर्ड जो हमारा ट्रायल बैलेंस बना होगा उसमें तो 10,000 की लिखी हुई नजर आ रही होंगी। तो क्या हम इसको अपडेट करें? इसमें से जो यूज हो गया होगा वो हमारा क्या बन चुका होगा। तो हमारे पास कितने अकाउंट्स होने चाहिए, 2, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस का और ऑफिस सप्लाईज का, जबकि हमारे पास एक ही अकाउंट अभी मौजूद है, ऑफिस सप्लाईज। तो इसके लिए देखिए हम क्या करेंगे, हम बुलाएंगे किसको, शरीफ छोटू को। मतलब हमने अपना एक कारिंदा बुलाया, उससे बोला कि जाओ और जाके स्टोर रूम में ये काउंट करके आओ कि सप्लाईज कितने की मौजूद है। वो गया और वो काउंट करके आया और उसने बताया कि सप्लाईज जो हैं वो 2,000 की स्टोर रूम में हैं। जैसे उसने हमें बताया, हमें समझ में आ गया कि आज तक ऑफिस सप्लाईज कितने की यूज हो चुकी है, 8,000 की, और कितने की अभी भी एसिड के तौर पर मौजूद है, 2,000 की। इसका मतलब है हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस अमाउंट के साथ बोले ना, अब तो ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस 8,000 और ऑफिस सप्लाईज कितना होना चाहिए। ये हमें डाटा दिया किसके लिए, एडजस्टमेंट के लिए। और ये डाटा हमें किसने दिया, कब दिया, ये डाटा हमारे पास आया दिसंबर 31, 2024। ये फर्स्ट टाइम में मैं लिख रहा हूँ, बाद में आप इम्प्लाइड होगा। हम लोग एडजस्टमेंट पढ़ते वक्त ये एजम्पशन बना लेंगे अभी फिलहाल कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड शुरू कब हो रहा है, जनवरी 1 को, और खत्म कब हो रहा है। तो एक बच्चा बोला फैब 1 को खरीदारी क्यों की है, भाई हम खरीदारी तो साल के दौरान कभी भी कर सकते हैं। ओके, तो शरीफ छोटू ने हमें डाटा दिया। क्या डाटा दिया, उसने डाटा दिया ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। उसने तो अनयूज आके बताया ना, उसने आके हमें क्या बताया, उसने ये बताया कितना यूज हो गया, नहीं, वो गया उसने काउंट किया, उसने बताया आकर के 2,000 की सप्लाईज अभी भी स्टोर रूम में है। मतलब उसने बताया ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड या अनकंज्यूम या अनएक्सपायर्ड कितनी है, 2,000। क्या शरीफ छोटू ने सही बताया, यस या नहीं? इसके लिए हमने एक और छोटू को बुलाया, वो है चालाक छोटू। वो चालाकी ये दिखाई उसने कि जाते वक्त ना वो हमारे अकाउंट में देखता हुआ चला गया, और अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज कितने की है, 10,000 की। वो स्टोर रूम में गया, काउंटिंग उसने की, तो कितने की सप्लाईज मिलेंगी उसको वहां पे, 2,000 की। वो वापस आके क्या बता रहा है, ऑफिस सप्लाईज एक्सपायर हो गई है 8,000 की। मतलब वो चालाकी कर रहा है, यानी वो थोड़ी एफिशिएंसी झाड़ने की कोशिश कर रहा है कि मुझे पता चल गया था कि 10,000 की थी, मैंने जाके काउंट किया कि 2,000 की है बची हुई, तो इसका मतलब 8,000 की क्या हो गई, कंज्यूम। तो शरीफ छोटू ने क्या बताया, ऑफिस सप्लाई 2,000 की बच गई। चालाक छोटू ने आगे बताया ऑफिस सप्लाई 8,000 की एक्सपायर हो गई। तो गलत कौन कह रहा है, दोनों सही कह रहे हैं। तो दोनों तरीके से आपके पास पेपर में डाटा आ सकता है, शरीफ छोटू वाला भी और चालाक छोटू वाला भी। क्या कह रहा है हमारा, वो कह रहा है ऑफिस सप्लाईज यूज्ड या कंज्यूम्ड या एक्सपायर्ड कितने से बेटा, 8,000। दोनों की बातें बिल्कुल सही है। दोनों की बातें सुनने के बाद हम भगा देंगे उन्हें, हम बोलेंगे सही है भाई, तुम्हारी बात समझ में आ गई है, अब तुम दोनों जाओ और अब हम अपना काम करते हैं। अभी उन्होंने जब हमें डाटा दे दिया है तो क्या हमारी एचएससी एंट्री बन गई, क्या हमने डाटा को अपडेट कर दिया। अब हम करेंगे अपडेट, और कहाँ अपडेट करेंगे, जर्नल के अंदर ही एंट्री बनेगी, लेकिन मैंने उसके अलग से स्केचिंग की हुई है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे एंट्री बनाएंगे। अब मुझे एक बात बताएं, ये जो एडजस्टिंग एंट्री है ना 1 वाली, ये मैं आपको 3 करवाऊंगा, फिर उसके बाद मैं इसकी प्रैक्टिस दूंगा। आप एडजस्टमेंट नंबर 1A अगर आपको अच्छी आती है, तो 1A पढ़ रहे हम, तो आपको आगे आसानी होगी। 1A की मदद से 1B पढ़ेंगे, अगली सारी एडजस्टमेंट पिछली एडजस्टमेंट की मदद से ही पढ़ी जाएंगी। तो इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, जब भी मैं इसको 3 करवाऊंगा, ये आपको 3 डिफरेंट टाइप की कॉन्सेप्ट वही होगा। अब साल का एंड आ गया, अब आपने क्या करना है, अब आपको एक एंट्री बनानी है। इस एंट्री की मदद से आप ऑफिस सप्लाईज को बढ़ाओगे, कम करोगे, कम करेंगे, और बढ़ाएंगे किसको, एक्सपेंस को, यानी ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस को बढ़ाया जाएगा। क्यों, क्योंकि वो रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, उसे रिकॉर्ड करके बढ़ाएंगे, और ऑफिस सप्लाई जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है उसको कम करके अपडेट करेंगे। कब होगा ये होगा 2024 दिसंबर 31 को।
अब इसके लिए आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी। अब वो एंट्री आप मुझे बता रहे हैं, मुझे बताएं मैं क्या डेबिट करूं। पहले तो ये बताओ कि ऑफिस सप्लाईज पहले से रिकॉर्ड हुआ है ना, इसको कम करूं बढ़ाऊं? इसको और बढ़ा दूंगा तो फिर ये आए कहां से? इसको तो कंज्यूम हो गई ना, ये ऑफिस सप्लाईज कंज्यूम हो गई तो इसको बढ़ाया थोड़ी जाएगा, इसको तो कम किया जाएगा ना। और ऑफिस सप्लाईज को कम करने के लिए मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा डेबिट। तो इसी वजह से मैं क्या करूंगा, ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। ये मैंने एक काम कर दिया, क्या मैंने सही किया? क्या मुझे ऑफिस सप्लाईज को कम करना चाहिए? यस, मैंने कम कर दिया। और एक्सपेंस को मुझे बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंस को बढ़ाने के लिए डेबिट करूंगा क्रेडिट। इसकी वजह से मैं ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस, ये अलग टाइटल है, इसको मैंने डेबिट कर दिया। ये मैंने एंट्री बनाई है, कोई अमाउंट नहीं लिखा अभी मैंने, तो क्या मैंने सही किया? क्यों? क्योंकि एसिड हमारा ज्यादा था, उसको कम करके मैंने क्रेडिट किया, और एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ था, उसको बढ़ा के डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना आएगा? 8,000 से या 2,000 से? वैसे तो हमें नजर आ रहा है कि 8,000 से यूज हुआ है, तो 8,000 ही आना चाहिए। लेकिन अमाउंट लेने का मैं आपको अभी तरीका अगले दोबारा जब करवाऊंगा ना, तो अमाउंट लेने का आपको तरीका बताता हूं। पूरी एंट्री 8,000 से बनेगी। क्यों? क्योंकि 8,000 से आपको एसिड को कम करना है, और 8,000 से ही आपको एक्सपेंस को बढ़ाना है। और 2,000 तुम बोल रहे हो ना, अभी देखना क्या होता है। मुझे अभी ये एडजस्टमेंट जब मैं दोबारा करवाऊंगा तो ये अमाउंट के बारे में बताऊंगा कैसे लेते हैं। अभी फिलहाल आप लोगों ने जो बताया वो सही बताया। 2 काम किए हमने इसमें। पहले तो एक एंट्री बनाई अमाउंट के बगैर, और इस अमाउंट को छोड़े आप। एंट्री में क्या किया हमने? एसिड को कम करके क्रेडिट किया। बोलो ना आगे, आगे क्या? एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट किया। जब ये एंट्री बन गई तो उसके बाद हमने अमाउंट लिखा है। तो पहले मैंने एसिड को कम किया या एक्सपेंस को बढ़ाया? पहले मैंने एसिड को कम किया है, और पहले एसिड को कम किया जाएगा, क्योंकि एसिड कम होगा तो एक्सपेंस बनेगा। ये कॉन्सेप्ट के लिहाज से हम काम कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, नरेशन लिखनी है। इन दोनों टाइटल्स में कौन सा टाइटल अपडेट हुआ है, कौन सा टाइटल रिकॉर्ड हुआ है? रिकॉर्ड वो टाइटल होता है जो पहले मौजूद नहीं था। पहले हमारे पास ऑफिस सप्लाईज मौजूद था। आप मुझे बताएं कौन सी टाइटल को मैंने अपडेट किया, किसको रिकॉर्ड किया? ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, और ऑफिस सप्लाईज को अपडेट किया है। जो पुराना अकाउंट होता है वो अपडेट होता है, और नया अकाउंट रिकॉर्ड होता है। तो आप जब नरेशन लिखेंगे ना, तो 2 स्टाइल से नरेशन लिखी जा सकती है। अगर आपने लिखा टू रिकॉर्ड, तो इसके आगे आप वो टाइटल लिखेंगे जो इस दफा रिकॉर्ड हुआ है। क्या रिकॉर्ड हुआ है? ऑफिस सप्लाईज। लेकिन अगर आप लिखते हैं ना टू एडजस्ट, तो फिर आप क्या लिखते हैं? ऑफिस सप्लाईज। अब आगे जब मैं करवाऊंगा तो मैं दूसरी नरेशन लिखूंगा। यानी नरेशन का एडजस्टिंग एंट्रीज के अंदर स्टार्ट 2 तरीके से हो सकता है। टू रिकॉर्ड भी लिख सकते हैं, टू एडजस्ट भी लिख सकते हैं। अभी हमने क्या बनाई? एंट्री। नोट से बोले अपडेट नहीं लिख सकते, एडजस्ट। असल में मैंने आपको समझाने के लिए अपडेट का वर्ड यूज किया, अकाउंटिंग में उसके लिए एडजस्ट का वर्ड है। अच्छा, अभी क्या ऑफिस सप्लाईज का अकाउंट एडजस्ट हो गया? नहीं हुआ। अभी तो हमने सिर्फ एंट्री बनाई। अब इस एंट्री की हम क्या करेंगे? इसमें पोस्टिंग। कैसे पोस्टिंग होगी? आप मुझे बताएं, एंट्री के अंदर ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है? एंट्री में देखें, एंट्री में ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है? तो मैं यहां पर आऊंगा अकाउंट में, और यहाँ डेट लिखूंगा। ये एंट्री वाली जो एंट्री में डेट है, क्या डेट है? 2024 दिसंबर 31। ये मैं डेट कहां से देख के लिख रहा हूं बेटा? एंट्री से देखकर। इस एंट्री में ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट। तो मैं आके यहाँ पे क्रेडिट करूंगा, और कितना अमाउंट लिखूंगा, और यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट को लिखूंगा शॉर्ट में। वैसे मुझे यहाँ क्या लिखना चाहिए था? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। लेकिन एडजस्टमेंट में जब पोस्टिंग होती है तो ADJ लिखेंगे आप शॉर्ट में। अब इसको आप करेंगे बैलेंस। बैलेंस कैसे होगा? वैसे बैलेंस कल मैंने कैसे दिखाया था, BD-CD। यहाँ पे आप ओरल बैलेंस कर सकते हैं, मतलब रफ बैलेंस। रफ बैलेंस मतलब बैलेंस ज्यादा कहां पर है? डेबिट में, क्रेडिट में? तो आप माइनस करके डेबिट में अमाउंट लिख लेंगे, कितना? 2,000। ये अकाउंट बैलेंस हो गया। यानी आज दिसंबर 31 को ऑफिस सप्लाईज का बैलेंस कितना आ चुका है? 2,000। अभी भी एक ही अकाउंट ओपन हुआ हुआ है। अब एक और अकाउंट आप ओपन करेंगे, किसका? ये देखिए, मैं ओपन करूंगा किसका? जनरल लेजर में। कौन सा अकाउंट ओपन होगा बेटा? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। मैंने यहां पे ओपन करना है ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। जब मैं 3 करवा दूंगा ना इसकी, फिर आप मुझसे सवाल पूछेगा। अब ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस के बारे में बताएं। ये आपकी एंट्री में डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? एडजस्टिंग एंट्री में जी, आपकी जो एडजस्टिंग एंट्री बनी हुई है, इसमें ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? तो मैं डेबिट में लिखूंगा 2024 दिसंबर 31। कितने से डेबिट हो रहा है? 8,000। और सामने क्या आएगा?
एडजस्टमेंट से जब भी पोस्टिंग करेंगे यही लिखेंगे। तो आपने जो बोला था ना 2000, देखिए वो 2000 कहां पर आएगा, अकाउंट के अंदर बैलेंस में आएगा। तो अब हमारे पास देखें और से 2 अकाउंट हो चुके हैं। एक अकाउंट हो गया कौन सा, ऑफिस सप्लाईज का, और एक अकाउंट हो गया हमारे पास कौन सा। अब जो नया ट्रायल बैलेंस बनेगा उसमें ये दोनों अकाउंट जाएंगे, ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस भी और ऑफिस सप्लाईज भी। ऑफिस सप्लाईज कितने से जाएगा 2000 से, और ऑफिस सप्लाई एक्सपेंस कितना जाएगा 8000 से। जब आप एडजस्टिंग एंट्री बना लें, गौर से सुनिएगा बात, तो आपको चेक करना है ना कि आपने सही बनाई है या गलत बनाई है। तो कैसे चेक करेंगे आप, डाटा की मदद से। आपके डाटा पर एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ है, ऑफिस सप्लाईज अनयूज। अनयूज मतलब एसिड होता है, एक्सपेंस होता है। वो कह रहा है एसिड 2000 होना चाहिए, और नीचे बोल रहा है एक्सपेंस कितना होना चाहिए 8000। ये जो अकाउंट बना हुआ है ये एसिड का एक्सपेंस का है, हाँ लिखा हुआ ऑफिस सप्लाईज इज द अकाउंट ऑफ एसिड, और ये कह रहा था एसिड कितना होना चाहिए 2000। तो क्या एसिड 2000 हो गया, हो गया। वो कह रहा था एक्सपेंस कितना होना चाहिए 8000। अब जाके देखें आपके एक्सपेंस के अकाउंट में 8000 हो गया, हो गया। अगर नहीं होता तो इसका मतलब होता है ये जो हमने एंट्री बनाई थी ये एंट्री गलत है हमारी, और हमारी एंट्री बिल्कुल सही है। तो दोबारा से मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊं। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने पूरे शुरू से आपको स्टोरी बताई है। क्या, एक ट्रांजेक्शन हुई, उससे एंट्री बनी, एक अकाउंट ओपन हुआ, फिर साल के एंड में डाटा आया, तो हमने एंट्री बना के उस अकाउंट को अपडेट किया और नया अकाउंट ओपन कर लिया। अब जो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, उसमें मैं ये चीज नहीं बताऊंगा शुरू वाली, ये वाली। उसका रीजन ये है कि अगर अकाउंट ऑफिस सप्लाईज का ओपन हुआ है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब है पीछे एंट्री बनी होगी ना ऑफिस सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। तो इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करेंगे। आइए, एक प्रैक्टिस नंबर 1, एडजस्टमेंट नंबर 1 है, प्रैक्टिस नंबर 1। 3 मरतबा करेंगे तब क्लियर होगा आपको बात। अगर एज्यूम करें पहली प्रैक्टिस हो रही है, हमारे पास साल के दौरान हमने एडवांस रेंट पे किया, वही चीज दोबारा कर रहे हैं, और 10,000 रुपए 1 महीने का रेंट है, और हमने 1.5 लाख रुपए रेंट पे किया है। और कब पे किया, जनवरी 1 को। एंट्री क्या बनेगी, एडवांस रेंट है, जनवरी 1 को क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड रेंट डेबिट। आप लोग एंट्री जनरल एंट्री बताएंगे तो मैं आगे बताऊंगा ना। कैश क्रेडिट, यानी कब बन रही है ये एंट्री, क्या ये एडजस्टिंग एंट्री है, नहीं, ये कौन सी एंट्री है, जनरल एंट्री है। इस एंट्री के बनने की वजह से आपके पास अकाउंट ओपन होगा कौन सा, जनरल लेजर में। जनरल लेजर में आपके पास अकाउंट कौन सा ओपन होगा बेटा, प्रीपेड रेंट, और वो डेबिट होगा कब, 2024 Jan 1 को। और आप कहेंगे आपने कैश दिया था, और सामने आ जाएगा 1,50,000 रुपये। ये कितने महीने का रेंट है, 15 महीने का, क्योंकि 1 महीने का रेंट 10,000 है। अब जब दिसंबर 31 आएगा तो डाटा हमारे पास क्या आएगा बताएं, डाटा ये आएगा कि प्रीपेड रेंट कितना है, साल के एंड में प्रीपेड रेंट कितना बचेगा, खुद भी कैलकुलेशन कर लो ना कुछ, 30,000। मतलब 12 महीने का रेंट होता है 1,20,000, तो साल के दौरान 1,20,000 का रेंट क्या हो जाएगा, एक्सपायर। और बाकी कितना एक्सपायर नहीं होगा, तो कितना प्रीपेड रेंट साल के एंड में आना चाहिए, 30,000। या फिर हमारे पास डाटा ये आना चाहिए कि रेंट एक्सपेंस बन चुका है कितना, 1,20,000। इन दोनों में से कौन सा डाटा ठीक है, दोनों डाटा ठीक है। फ्यूचर में आपको दोनों डाटा थोड़ी मिलेंगे, तो मैं समझाने के लिए दोनों लिख रहा हूं। अब मैं इसके बाद प्रैक्टिस करवाऊंगा, एक डाटा दूंगा आपको। अब मुझे बताएं ये जो हमारा अकाउंट है क्या ये साल के एंड में अपडेट है, नहीं, गलत है ये। अब हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए। प्रीपेड रेंट का कितना होना चाहिए, प्रीपेड रेंट का कितना बैलेंस होना चाहिए, 30,000। 1.5 लाख रुपए तो टोटल पेमेंट की थी हमने। अब दिसंबर 31 को इसमें से 1,20,000 का यूज हो गया है रेंट, और 30,000 का अभी भी यूज नहीं हुआ, वो अगले साल यूज होगा। यानी दिसंबर 31 को इसमें से 30,000 रुपए अभी भी एडवांस है हमारा। तो 2 अकाउंट होने चाहिए, कौन कौन से, प्रीपेड रेंट कितना होना चाहिए, 30,000, और रेंट एक्सपेंस होना चाहिए कितना। हाँ, तो अब आप क्या करेंगे, आप इसके लिए एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे साल के एंड में, जनरल में। अच्छा, शुरू वाली एंट्री जो बनती थी वो हमने ओरल बनाई है, लेकिन एडजस्टिंग एंट्री हम लिख के बना रहे हैं। कब बनेगी ये, दिसंबर 31 को। क्या एंट्री बनेगी, पहले से हमने एसिड रिकॉर्ड किया हुआ है ना, प्रीपेड रेंट इज एसिड, तो ऐसे बढ़ाऊं कम करूं, कम करूंगा ना, क्योंकि वो यूज हो गया। एसिड टाइम गुजरने से यूज हो जाता है, तो उसको एक्सपेंस बनाते हैं। एक्सपेंस बनाते हैं तो एसिड को क्या करते हैं, कम। तो हमें एसिड को कम करके क्या करना पड़ेगा, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट। तो मैं किसको क्रेडिट करूंगा, आप जो जानते हैं और जो बोलते हैं वो सही होता है, ये करते हुए आप बोला करें।
घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सही चीज भी आती है और नहीं बोलेंगे तो गलत बात है। पार्टिसिपेट करें पॉजिटिव। तो मैं क्रेडिट करूंगा प्रीपेड रेंट को, कम करके मैंने क्रेडिट कर दिया, बढ़ाऊंगा किसको? एक्सपेंस को, और एक्सपेंस को बढ़ा के क्या करूंगा? डेबिट। भाई एसिड बढ़ने पर डेबिट होता है, एसिड और एक्सपेंस बढ़ने पर डेबिट होता है, एसिड एक्सपेंस कम होने पर क्रेडिट होता है। प्रीपेड रेंट जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था वो यूज हो गया तो इसे कम करके क्रेडिट करूंगा और एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करूंगा। आपकी तबियत खराब है बेटा, आप फिर जाके पीछे बैठे, आप मुझे बता देना आपकी तबियत खराब है, आवाजें सही निकाला करो बस। बैठो पीछे जाके बैठ जाओ, फुजूल में तुम्हें नजला वजला ना हो जाए मेरी तरह, हवा से बचो। आजकल ये वायरल चल रहा है, जरा एहतियात करें। मेरी वजह से आपको तकलीफ पहुंची हो तो मैं माजरत चाहता हूँ। अल्लाह क़यामत के दिन पकड़ लिया, मुझे पूरे आधे घंटे यहाँ बिठा के रखा था। ओके, तो सॉरी, एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर देंगे। तो क्या ये एंट्री सही है? क्या हमें एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट करना चाहिए? हाँ, क्योंकि एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ। क्या हमें एसिड को कम करके क्रेडिट करना चाहिए? यस, क्योंकि हमारा एसिड ज्यादा रिकॉर्ड हुआ हुआ है। साल जनवरी 1 के लिहाज से 1,50,000 सही था प्रीपेड रेंट, आज दिसंबर 31 के लिहाज से प्रीपेड रेंट 1,50,000 सही नहीं है। अब हमें चाहिए क्या? अमाउंट। अब मैं अमाउंट लेने का आपको तरीका बता रहा हूँ। एंट्री बनाते वक्त 2 स्टेप्स हैं। पहले टाइटल लिख दो, अमाउंट के बारे में नहीं सोचो। अगर आपने साथ साथ अमाउंट लिखने की कोशिश की तो जो अभी इब्तदाई तौर पर पढ़ रहे होते हैं वो गलत कर सकते हैं। पहले एंट्री बना लो, एसिड कम करके क्रेडिट, एक्सपेंस बढ़ाकर डेबिट। अमाउंट, अब मुझे बताएं इस एंट्री में मैंने किसको रिकॉर्ड किया है, किसको एडजस्ट किया है? किस चीज को रिकॉर्ड किया है, किस चीज को एडजस्ट किया है? रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया है, प्रीपेड रेंट को एडजस्ट किया है। तो जब मैं लिखूंगा ना टू एडजस्ट, तो मैं क्या लिखूंगा? प्रीपेड रेंट। मैं दोबारा बता देता हूं, देखिए आपको ये देखना है नरेशन बनाते वक्त कि जो अकाउंट पहले से मौजूद है वो अपडेट हो रहा है, वो एडजस्ट हो रहा है। तो पहले से अकाउंट मौजूद है हमारे पास, अकाउंट प्रीपेड रेंट, तो उसको आप बोलेंगे कि हमने उसे एडजस्ट किया। लेकिन अगर मैं नरेशन में लिखूं टू रिकॉर्ड, तो मैं लिखूंगा कि मैंने रेंट एक्सपेंस को रिकॉर्ड किया। टू रिकॉर्ड लिख के नरेशन लिखनी चाहिए या टू एडजस्ट करके? दोनों सही आप, लेकिन आपको टू एडजस्ट लिख रहे हैं तो आपको पुराने वाले अकाउंट का नाम लिखना है, टू रिकॉर्ड लिख रहे हैं तो नए वाले अकाउंट का नाम लिखना है। यानी यहां पर यह पक्की बात हो गई कि हमने रिकॉर्ड किसको किया है? एक्सपेंस को। इसका मतलब है हमें अमाउंट भी किसका चाहिए? एक्सपेंस का चाहिए, एसिड का चाहिए? एक्सपेंस का चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक्सपेंस का अमाउंट तलाश करेंगे। तो कौन सा एक्सपेंस का अमाउंट है? गौर से सुन रहे हैं आप मुझे, तो मैं अमाउंट लेने का तरीका बता रहा हूं आपको। क्या आप ये देखेंगे एंट्री में जाकर कि आपने रिकॉर्ड किसको किया है? आपको मालूम चला मैंने रिकॉर्ड तो इसमें रेंट एक्सपेंस को किया है, तो आपको जाके डाटा में रेंट एक्सपेंस का अमाउंट तलाश करना है। रेंट एक्सपेंस का कौन सा अमाउंट है? 1,20,000, और ले जाकर आप 1,20,000 लिख देंगे। लेकिन अगर रेंट एक्सपेंस का अमाउंट नहीं होता, प्रीपेड रेंट का लिखा हुआ होता, तो रेंट एक्सपेंस का अमाउंट कैसे निकालेंगे आप? 1,50,000 में 30,000 को क्या कर लेंगे? माइनस, क्योंकि पहले एसिड था 1,50,000, अब एसिड बचा 30,000, तो एक्सपेंस कितना हो गया? 1,20,000। एट एनी कॉस्ट आपको अमाउंट तलाश ही किसका करना है? एक्सपेंस का, एसिड का? एक्सपेंस का अमाउंट आप तलाश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड किया है। जिस चीज को रिकॉर्ड करते हैं उसी का अमाउंट चाहिए होता है। दोबारा सुन लें आप। सबसे पहले एंट्री बनाएंगे। एंट्री बनाने का तरीका क्या होगा? पहले देखेंगे कि इनिशियली आपने किस चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है? एसिड को। तो अब एसिड को कम करके क्रेडिट कर देंगे, एक्सपेंस को बढ़ा के डेबिट कर देंगे। ये एंट्री बन गई। फिर अमाउंट लेने जाएंगे तो आप ये देखेंगे आपने रिकॉर्ड किसको किया, और एसिड और एक्सपेंस में हम रिकॉर्ड असल में करते हैं किसको? डेबिट वाले को। और हम रिकॉर्ड किसको कर रहे हैं? एक्सपेंस को। तो हम जाके एक्सपेंस का अमाउंट तलाश करेंगे। एक्सपेंस का अमाउंट मिल गया तो लिख देंगे, और अगर एक्सपेंस का अमाउंट नहीं लिखा हुआ तो माइनस करके, यानी इस अमाउंट में से जो दिया हुआ होगा एसिड, उसका अमाउंट माइनस करके एक्सपेंस का अमाउंट निकाल लेंगे। अभी एक प्रैक्टिस और करवाऊंगा मैं आपको। अब मुझे बताएं, क्या इस एंट्री की पोस्टिंग करूं? यस, कहां पोस्टिंग होगी? पहले तो प्रीपेड रेंट में होगी। इस एंट्री में प्रीपेड रेंट डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है? एडजस्टिंग एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, तो मैं क्रेडिट करूं, डेबिट करूं? 2024 दिसंबर 31 को मैं इसे क्रेडिट करूंगा एडजस्टमेंट में। कितने से? 1,20,000। ये अमाउंट मैं कहां से ला रहा हूं? यहां से देख के लिख रहा हूं। आप लोगों को ये पूरी पोस्टिंग एंट्री से करनी है। अच्छा, रेंट एक्सपेंस में डेबिट कर रहा हूं ना, तो मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट ओपन करूंगा। किसका? रेंट एक्सपेंस का। और मैं इसे डेबिट करूं, क्रेडिट? डेबिट। क्यों डेबिट? क्योंकि एंट्री में रेंट एक्सपेंस क्या हो रहा है? डेबिट। तो मुझे यहाँ डेबिट ही करना पड़ेगा। 2024 दिसंबर 31, और मैं यहाँ लिखूंगा एडजस्टमेंट, और अमाउंट आ जाएगा 1,20,000। ये हमने अकाउंट भी एडजस्टमेंट भी बना ली, अकाउंट में पोस्टिंग भी कर ली। अब हम चेक करेंगे क्या है कि हमारी एंट्री सही थी या गलत थी। तो उसके लिए क्या करेंगे? आप डाटा में देखेंगे। डाटा में क्या लिखा हुआ है? प्रीपेड रेंट 30,000 होना चाहिए।
तो क्या प्रीपेड रेंट 30,000 हो गया? कर लो, बैलेंस कर लो। कैसे बैलेंस करोगे? 1,50,000 में 1,20,000 लेस करो, 30,000 आ गया बैलेंस। तो बैलेंस बिल्कुल 30,000 हो चुका है। दूसरा डाटा क्या लिखा हुआ है? रेंट एक्सपेंस कितना होना चाहिए? 1,20,000। तो क्या रेंट एक्सपेंस 1,20,000 हो गया? तो जो डाटा में है वो अकाउंट में नजर आएगा आपको। जो डाटा में है वो अकाउंट में नजर आएगा आपको, और जो डाटा में है अगर वो अकाउंट में नजर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है ये जो एंट्री आपने बनाई है ये आपने गलत बनाई है। तो आप इसको सही करें। एंट्री में क्या गलत हो सकता है? डेबिट को क्रेडिट, क्रेडिट को डेबिट लिख दिया होगा, या अमाउंट गलत लिखा होगा जिसकी वजह से डाटा में है वो अकाउंट में नहीं आ रहा। तो ये देखें, इस अभी 2 मरतबा कर ली हमने। एक हमने ये की सप्लाईज वाली, एक हमने कर ली कौन सी? प्रीपेड रेंट वाली। दोनों में रिलेशनशिप किसका है? एसेट और एक्सपेंस का। कि एक पेमेंट इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुई थी? एसेट रिकॉर्ड हुई थी, एक्सपेंस रिकॉर्ड हुई थी इनिशियली। सब्सिक्वेंटली वो क्या बन गई? एक्सपेंस। तो साल के एंड में हमने उसे एक्सपेंस को बढ़ाकर एसेट को क्या किया? कम किया। एक और प्रैक्टिस नंबर 2। अब हम एज्यूम कर रहे हैं एडवांस ही की, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि हमने जो है ना अपने एक एम्प्लॉय को एडवांस सैलरी दे दी, बल्कि हमने इंश्योरेंस कंपनी को एडवांस इंश्योरेंस पे किया। कब पे किया? अगस्त 1 को 5 लाख रुपए का एडवांस इंश्योरेंस दे दिया आपने। अभी आपने इंश्योरेंस कंपनी की पॉलिसी यूटिलाइज नहीं की है, तो आपकी एंट्री क्या बननी चाहिए अगस्त 1 को? प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट। एक ही चीज बार बार पूछ रहा हूं तो बताना चाहिए आपको। प्रीपेड इंश्योरेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो आपके पास कौन सा अकाउंट ओपन हो रहा है अगस्त 1 को? इंश्योरेंस एक्सपेंस का या प्रीपेड इंश्योरेंस का? तो इसे कहते हैं कि हमने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया? एसेट रिकॉर्ड किया, एक्सपेंस रिकॉर्ड किया। हम जनरल लेजर में एक अकाउंट ओपन करेंगे, कौन सा? प्रीपेड इंश्योरेंस। भाई ऐसी हरकतें किया करें कि हम अटेंटिव रहें, हाँ हमें सुनाए नहीं। ओके, तो मैं क्या करूं? डेबिट में रिकॉर्ड करूं, क्रेडिट में? डेबिट में। क्या लिखूंगा डेबिट में? 2023 फॉर एग्जांपल अगस्त 1 को डेबिट हुआ ये कितने से? 5 लाख। ये मैंने जर्नल एंट्री पास की थी तो उसकी मैंने अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। जर्नल में आपको नहीं दिखा रहा हूं, डायरेक्ट अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। अब जब दिसंबर 31 आया तो ये इंश्योरेंस की जो हमने पॉलिसी ली है इसमें से कुछ प्रीमियम यूटिलाइज हो जाएगा। तो डाटा हमारे पास आ रहा है, डाटा हमारे पास क्या आ रहा है कि इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ और वो एक्सपायर हो गया 3 लाख रुपए से। हमने बोला अच्छा एक्सपेंस हो गया 3 लाख, हमने तो सारा का सारा क्या रिकॉर्ड किया हुआ है? एसेट। यानी आज के दिन ट्रायल बैलेंस में एक ही अकाउंट मौजूद है प्रीपेड इंश्योरेंस का, 3 लाख। दिस इज रॉन्ग। आज के दिन हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए। एक प्रीपेड इंश्योरेंस का कितना? भाई इंश्योरेंस एक्सपेंस का 3 लाख होना चाहिए, और प्रीपेड इंश्योरेंस का कितना होना चाहिए? 2 लाख। 5 लाख की 2 बाइफिकेशन कर लेना, 2 पार्ट्स बन जाएंगे ना बेटा। 5 लाख में 3 लाख एक्सपेंस हो गया और 2 लाख एसिड है। तो अब क्या अभी आपको ये सिचुएशन नजर आ रही है? क्या आपके अकाउंट में ये नजर आ रहा है कि एक्सपेंस हमारा जो है वो 3 लाख है और एसिड हमारा 2 लाख है? अभी तो नजर नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे? हम एडजस्टिंग एंट्री बनाकर इस चीज को अपडेट करेंगे। 2023 कब करेंगे? अगस्त को बनाए एडजस्टिंग। एडजस्टिंग कब बनाते हैं? फाइनेंशियल ईयर के एंड में। कब बनाते हैं एडजस्टिंग एंट्री? अकाउंटिंग पीरियड के एंड में। क्यों बनाते हैं बेटा अकाउंटिंग पीरियड के एंड में एडजस्टिंग एंट्री? ताकि हम डाटा को क्या कर सके? अपडेट कर सके। क्यों अपडेट कर रहे हैं? क्योंकि हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अपडेट एडजस्ट किए बगैर बनाएंगे तो उसमें डाटा गलत होगा और गलत पिक्चर शो होगी यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ये सारी बातें आपको पता है, तो जगवाना था। कब एंट्री बना रहे हैं? 2023 दिसंबर 31 को हमारा अकाउंटिंग पीरियड जनवरी 1 को शुरू होता है, दिसंबर 31 को एंड होता है। दिस इज अवर एजम्पशन। लेकिन हमने इंश्योरेंस जरूरी थोड़ी है जनवरी 1 को ही पे करें। हमने साल के दौरान अगस्त 1 को पे किया, लेकिन एडजस्टमेंट आपको दिसंबर 31 को ही बनानी पड़ेगी। अच्छा जी, आप मुझे बताएं मैंने इनिशियली क्या रिकॉर्ड किया हुआ था? जितना डिटेल से हम एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ रहे हैं ना, उतनी डिटेल से हम एडजस्टमेंट नंबर 2 थोड़ी पढ़ेंगे। हम सारी मेहनत एडजस्टमेंट नंबर 1A में कर रहे हैं। वहां पर आप लोग मुझे खुद ही बता देंगे ये कर लो, ये कर लो, हम तेरे से निकल जाएंगे। आगे जाके मैंने बताया था ना कुछ टॉपिक्स ऐसे आएंगे, एक दिन में 2-2 टॉपिक भी पढ़ेंगे हम लोग। देखने में इतने बड़े बड़े टॉपिक है वो एसएलओ में, ये जो टॉपिक्स हैं वो 1-1 लाइन 2-2 लाइन में लिखेंगे, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, देखिएगा। आप बोलेंगे अच्छा आज हम नहीं आए, पूरा एक टॉपिक खत्म हो गया।
पूरे 2 टॉपिक खत्म हो गए, ऐसा भी चलेगा। और जितनी मेहनत आपने अकाउंटिंग साइकिल में की उतनी तेजी से वो टॉपिक आपके होंगे। और अगर ये चीजें याद नहीं रही, मैं एक्सपेंस की डेफिनेशन आपसे पूछ रहा था, आप नहीं बता पा रहे हैं, और अगर ये हालत रही फिर वो स्पीड नहीं हो पाएगी हमारी। आपको ये चीजें याद रखनी है। अब मुझे बताएं इनिशियली हमने क्या रिकॉर्ड किया हुआ है, एसिड या एक्सपेंस? एसिड को बढ़ाऊं कम करूं? कम करके एसिड को मैं क्रेडिट करूंगा, तो प्रीपेड ओ इंश्योरेंस क्रेडिट, प्रीपेड ओ इंश्योरेंस क्रेडिट हो गया। अब मैं क्या करूं, एक्सपेंस को बढ़ाऊं, तो एक्सपेंस को रिकॉर्ड करूंगा ना, बढ़ाने रिकॉर्ड करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा उसको, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट कर दूंगा। ये हमारी एंट्री तो बन गई और सही एंट्री बनी। अब हमें चाहिए अमाउंट। मुझे बताएं इस एंट्री में मैंने रिकॉर्ड किसको किया, तो मुझे अमाउंट भी किसका चाहिए? अच्छा, इसका बहुत सारे जाली तरीके भी लोगों ने बनाए हुए एडजस्टमेंट को पढ़ने के लिए। जिन लोगों ने पढ़ी हुई है, मैं जाली तरीका आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, वो जब आप मेच्योर हो जाएंगे एंड बताऊंगा। वो कहते हैं ऊपर दोनों एक जैसे टाइटल हो तो माइनस करके अमाउंट ले लो, डिफरेंट टाइटल हो तो नीचे वाला अमाउंट ले लो। ये रखता है, इससे आपका कॉन्सेप्ट थोड़ी बनेगा। हम तो हर चीज जिसने पढ़ी हुई हो ना पहले एडजस्टमेंट, उन्हें पता होगा। ये वो बोलते हैं ऊपर अकाउंट में और नीचे डाटा में एक जैसे टाइटल हो ना तो माइनस करके अमाउंट ले लो। ये बात है तो सही, लेकिन हर जगह नहीं लगेगी, बहुत सारी जगहों पे फेल हो जाएगी। इसी वजह से अमाउंट लेने का तरीका क्या होगा, आप ये देखेंगे एंट्री में किसको रिकॉर्ड किया हुआ आपने, इस एंट्री में किसको रिकॉर्ड किया आपने, एक्सपेंस को या एसिड को? तो हमें अमाउंट किसका चाहिए? अब आप यहां पर आके देखें कि क्या हमारे पास एक्सपेंस का अकाउंट है, अमाउंट है? हाँ, ये तो एक्सपेंस का ही अमाउंट है, तो आप एक्सपेंस का अमाउंट डायरेक्ट उठा लेंगे। लेकिन अगर ये एक्सपेंस का अमाउंट नहीं होता, एसिड का अमाउंट होता, तो हम इनको माइनस करके एक्सपेंस का अमाउंट निकालते। अब नरेशन में लिखना चाह रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल टू रिकॉर्ड, क्या लिखूं आगे? इंश्योरेंस एक्सपेंस। तो हमने सही नरेशन लिखी। अब इस एंट्री की करेंगे पोस्टिंग। पोस्टिंग करते वक्त हमारे पास एक नया अकाउंट ओपन हो रहा है जिसका नाम क्या है? इंश्योरेंस एक्सपेंस। और उसे मैं डेबिट करूं क्रेडिट? क्यों? क्योंकि एंट्री में डेबिट हो रहा है 2023 दिसंबर 31 को डेबिट हो रहा है, तो मैं लिखूंगा कि एडजस्टमेंट में मैं इसको डेबिट कर रहा हूं कितने से? 3 लाख से। अब मुझे बताएं प्रीपेड इंश्योरेंस को मैं क्या करूं, डेबिट क्रेडिट? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एंट्री में वो क्रेडिट हो रहा है ना, तो यहां आऊंगा मैं प्रीपेड इंश्योरेंस के अकाउंट में 2023 दिसंबर 31 कितने से क्रेडिट करूंगा? 3 लाख से। ये कर दिया मैंने। अब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा, और ये बैलेंस कितना निकलेगा? 5 लाख में से 3 लाख लेस करूंगा, 2 लाख आ गया। अब आपको चेक करना है कि आपकी एडजस्टमेंट सही है या नहीं। तो कैसे चेक होगा? डाटा में जो है वो अकाउंट में होना चाहिए। डाटा में क्या लिखा हुआ है? इंश्योरेंस एक्सपेंस 3 लाख होना चाहिए। तो क्या इंश्योरेंस एक्सपेंस में 3 लाख नजर आ रहा है आपको? हाँ, नजर आ रहा है, तो बस सही हो गई एडजस्टमेंट सही। दोनों डाटा नहीं दिए हुए ना, तो दोनों डाटा से आप चेक भी नहीं कर सकते। बस एक मरतबा और मैं आपको करवाता हूँ, एक और लास्ट। क्या हुआ, आपको पढ़ा रहा हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ? लिसन टू मी, लास्ट वन। अब तेजी से पढ़ लेंगे आप। एज्यूम करें मैंने सप्लाईज परचेज की, स्टोर सप्लाईज, बल्कि सप्लाईज लिख देता हूं, सही है। साल के दौरान सप्लाईज परचेज किया मैंने, तो मेरे पास एंट्री क्या बननी चाहिए? सप्लाईज जब मैंने परचेज किया है तो उस दिन वो एसिड होगा एक्सपेंस होगा? एसिड होगा। तो सप्लाईज एक्सपेंस तो हम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सप्लाईज डेबिट कैश क्रेडिट। तो हमारे पास जनरल लेजर में एक अकाउंट ओपन हो जाएगा सप्लाईज का, और डेबिट करेंगे उसको 2024 फॉर एग्जांपल दिसंबर, सॉरी कब खरीदा हमने? जुलाई। ये तो हमारे हाथ में है ना सवाल। जुलाई 12 को आपने परचेज किया, कैश पे किया, कितना? 30,000। ये हमारा एसिड था। साल का एंड आया, और साल के एंड में लिखा हुआ आ रहा है डाटा सप्लाईज ऑन हैंड रुपीज फॉर एग्जाम्पल 5,000। अब मुझे बताएं क्या हमारा डाटा अपडेटेड है अभी? डाटा मतलब अकाउंट, अकाउंट में सप्लाईज लिखा हुआ है पूरा 30,000, मतलब हमारे डाटा के मुताबिक पूरी एसिड है। हालांकि अभी एसिड कितना है? सिर्फ 5,000। एक्सपेंस कितना हो चुका है? तो हमारा तो अभी डाटा अपडेट नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट होने चाहिए। सप्लाईज का होना चाहिए कितना? बोला करें ना, सप्लाईज का 5,000, और सप्लाईज एक्सपेंस का कितना होना चाहिए? 25,000। सही है। तो अब हम इसको अपडेट करने के लिए हम एडजस्टिंग बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री 2024 दिसंबर 31। क्या एंट्री बनाएंगे? मुझे किस चीज को कम करना है? एसिड को। इनिशियली मैंने एसिड रिकॉर्ड किया हुआ था,
जो इनिशियली रिकॉर्ड होता है उसे कम करके क्रेडिट, सप्लाइज क्रेडिट, बढ़ाऊंगा किसको, एक्सपेंस को। अच्छा, सप्लाइज के साथ प्रीपेड का वर्ड नहीं आता, प्रीपेड का वर्ड आएगा जहां पे आपने एडवांस इंटेंजिबल चीजों की पेमेंट की होगी। सप्लाइज में एसिड को सिर्फ सप्लाइज ही बोलते हैं। एक्सपेंस को बढ़ाऊंगा तो एक्सपेंस को बढ़ा के क्या करूंगा, डेबिट क्रेडिट। तो क्या टाइटल लिखूंगा, क्या बोल रही हो, बोलो, सवाल मुझसे पूछा करें। हाँ, सप्लाइज के साथ प्रीपेड नहीं आता। प्रीपेड इज द टाइटल दैट इज यूज्ड व्हेन यू पे रेंट, ट्रांसपोर्टेशन, एडवर्टाइजिंग, वो इंटेंजिबल चीजें होती है ना, उनकी पेमेंट के लिए प्रीपेड यूज होता है। सप्लाइज इटसेल्फ इज एसेट। अब मुझे बताएं, मुझे अमाउंट किस, मैंने इस एंट्री में किसको रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस को, एसिड को? तो एक बच्चा बोल रहा है एसिड को, एसिड भी तो है इसमें, तो एसिड तो ऑलरेडी पहले रिकॉर्ड हुआ है, उसको जवाब देंगे, वो तो एडजस्ट हुआ है। मुझे अमाउंट एक्सपेंस का चाहिए, एसिड का चाहिए। तो क्या यहाँ एक्सपेंस का अमाउंट मौजूद है यहाँ पे डाटा में? नहीं। तो अब हमें एक्सपेंस का अमाउंट कैसे लेंगे, माइनस करेंगे, 30 में से 5 लेस कर देंगे, तो हमारे पास 25,000 रुपये आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं मैंने क्यों करवाई आपको। इससे पहले वाले में मैंने आपको एसिड एक्सपेंस का डाटा दिया था, यहाँ मैंने एसिड का डाटा दिया, उससे पहले वाले में दोनों डाटा दिए थे, तो सारी चीजें मैंने बता दी आपको। 25,000। अब आएगी नरेशन, क्या, टू एडजस्ट सप्लाइज या टू रिकॉर्ड सप्लाइज एक्सपेंस। पोस्टिंग कर दी हमने इसकी? नहीं। अब पोस्टिंग करने के लिए मुझे नया अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, किसका, सप्लाइज एक्सपेंस का, और उसे डेबिट करूंगा 2024 दिसंबर 31 को। कितने का डेबिट होगा बेटा, एडजस्टमेंट में 25,000। और एक अकाउंट सप्लाइज एंट्री में क्रेडिट हो रहा है 2024 दिसंबर 31 को मैं क्रेडिट करूंगा कितने से, 25,000 से ना, 5,000। ये जो पोस्टिंग होगी ना, ये एंट्री के अमाउंट से होगी। स्टूडेंट गलती कर सकता है, आप पोस्टिंग एंट्री के अमाउंट से करेंगे, माइनस करके प्लस करके जो माइंड में आ रहा है वहां से पोस्टिंग नहीं होगी। आप बैलेंस इसका निकालेंगे, और इसका बैलेंस कितना आ गया, 30 में से 25,000 लेस किए 5,000। अब आप चेक करें क्या जो डाटा में है वो अकाउंट में आया या नहीं आया। डाटा में क्या लिखा हुआ है, एसिड होना चाहिए 5,000, और एसिड कितना हो चुका है, 5,000। तो अभी हमने कितनी एडजस्टमेंट पढ़ी, एक एडजस्टमेंट पढ़ी है, सब में एक ही बात की हमने। देखिए ये यहां से मैंने जो काम शुरू किया, यहां पर ही मैंने क्या किया था, इनिशियली ऑफिस सप्लाइज रिकॉर्ड हुआ था, वो एसिड था, मैंने उसे कम करके एक्सपेंस बढ़ाया। फिर मैंने यहां पर जो पहली वाली पढ़ाई, उसके अंदर भी क्या हुआ, प्रीपेड एंड एसिड था, उसे कम करके क्रेडिट किया, फिर एक्सपेंस को बढ़ाया। इसमें भी हमने क्या किया, प्रीपेड इंश्योरेंस एसिड था, उसको कम करके क्रेडिट किया, एक्सपेंस को बढ़ाया। फिर यहाँ पे सप्लाइज एसिड था, उसको कम करके क्रेडिट किया, एक्सपेंस को बढ़ाया। तो हमने एक ही चीज सीखी है कि अगर कोई पेमेंट इनिशियली क्या रिकॉर्ड हुई है, एसिड, तो सब्सिक्वेंटली साल के एंड में वो एक्सपायर हो चुकी होगी, तो एक्सपेंस को कम करके क्रेडिट, एसिड को कम करके क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को बढ़ाकर डेबिट करेंगे, और एक्सपेंस का अमाउंट तलाश करके लिख देंगे। पोस्टिंग करेंगे तो हमारे पास एक की जगह पर 2 अकाउंट आ जाएंगे, एसिड का भी, एक्सपेंस का भी, और हमारा डाटा अपडेट हो जाएगा। और ये करने का कौन कह रहा है हमें, मैचिंग प्रिंसिपल, क्योंकि जो एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं हुआ और उसने उस साल बेनिफिट दिया है उसे रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। आज हमने एडजस्टमेंट नंबर 1A पढ़ी है, कल हम पढ़ेंगे 1B, 2A, 2B। कल की स्पीड तेज होगी क्योंकि आपको पता चल गया है कि एडजस्टमेंट में किस तरीके से फॉर्मेट होता है, और एक एडजस्टमेंट आपको समझ में भी आ गई है। कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ लें भी आप, जो समझ में नहीं आया पूछ लो।